हाँ जी। मेरे ख्याल में साथियों को जो फेसबुक के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं, उनको मेरी आवाज़ आ रही होगी। और आज हम एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पे हम बातें करेंगे। और ये बातें आमतौर पे हम बेवजह में कोशिश भी करते हैं कि किसी गंभीर बातों को एक एकेडमिक चर्चा की तरह नहीं, एक बातचीत जिस तरह से हम ग्राउंड पे काम करते हैं, उन चीज़ों को और बेहतर समझ सकें और सरलतम शब्दों में उनको उनकी एक अंडरस्टैंडिंग बना सकें, है ना? तो आज के भी सेशन में हमारी यही कोशिश रहेगी। और मैं आज के प्रोग्राम में जो खास तौर पे जिन 2 लोगों से हम बातचीत करेंगे उनका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ आनंद जी हैं, आनंद चक्रवंशी जी, है ना? वो वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट भी हैं और गर्ल्स एजुकेशन में उनका 10 साल का तजुर्बा है। सरकारी स्कूलों में राइट बेस्ड क्रिटिकल फेमिनिस्ट पेडागोजी इनका फोकस रहा है। और स्कूल में पढ़ाई छोड़ रहे बच्चों को वापस से जोड़ने, कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब चीज़ों में उन्होंने काफ़ी कार्य किया है। और आप अभी स्टडी हॉल एजुकेशन फाउंडेशन में जो आउटरीच प्रोग्राम है उसके डायरेक्टर हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आनंद सर। शुक्रिया दोस्तों। और बड़ा मज़ा आएगा आज। कुछ कुछ चीज़ें हम लोग ऐसे मिलते हैं तो बातचीत करते रहते हैं थोड़ी थोड़ी अलग अलग विषयों पे और चीज़ों पे। और हमारे साथ दूसरे हमारे साथ हैं हिमांशु जी, हिमांशु सिंह जी, ठीक है। वो उन्होंने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र से पीएचडी किया है। और माखनलाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर का काम भी किया है। और जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे अपने साथियों के साथ मिलकर दलितों के बीच अंतरजातीय विवाह के मुद्दे पे काम भी कर रहे थे। और अभी वो जो स्टडी हॉल कॉलेज का जो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का जो डिपार्टमेंट है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर हिमांशु सिंह। थैंक यू सर, थैंक यू। और आज की जो हमारी जो बातचीत है उसको बढ़ाने के लिए मैं अपने साथी दिव्यांशु को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो इस पूरी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। दिव्यांशु को जो लोग नहीं जानते हैं, वैसे तो उनका फिक्शन लिखने में और राइटिंग नॉवेल एंड स्टोरी में बहुत मन लगता है और वो उनका दिल के करीब विषय है। पर इसके अलावा सेशन डिजाइनिंग फैसिलिटेशन में वो गजब एक्सपर्ट हैं। और आमतौर पे आप उनको तमाम सारे मुद्दे जो कला से जुड़े हैं, जीवन से जुड़े हैं, साहित्य से जुड़े हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, उन सब विषयों पे वो फेसबुक से लेके ट्विटर पे लेके और इंस्टाग्राम पे लेके हर जगह वो संवाद स्थापित करते रहते हैं जहाँ पे उनको मौका मिलता है, ठीक है। तो मैं दिव्यांशु को खासतौर पे बुला रहा हूँ कि दिव्यांशु आए और इस बातचीत को आगे बढ़ाएं। मैं बीच बीच में जहां अगर जरूरत होगी, चीजें होंगी, मैं आता रहूंगा और शामिल रहूंगा इस बातचीत में। दिव्यांशु। थैंक यू। और वैसे काफ़ी फॉर्मल तरीके से आपने इंट्रोडक्शन दिया है। इतनी सारी चीज़ें मतलब मैंने की नहीं हैं। और हम यूथ के बारे में बात करें तो मैं अभी भी खुद को मतलब एज वाइज भी यूथ ही मानता हूँ। लोग मन से होते हैं वो भी चीज़ है। तो एक वो चीज़ है। दूसरा ये है कि हम ये जो सेशन आज कर रहे हैं ये एक बड़े प्रोग्राम का भी हिस्सा है। सो उस पर भी हम बात करेंगे। सो एक बिया जागरिक जर्नी है बेवजह जिसका पार्ट है। और ये एक नेशनल लेवल पे कई सारी संस्थाएं मिलकर कर रही हैं। इसको दिल्ली से कम्युनिटी द यूथ कलेक्टिव के माध्यम से शुरू किया गया था। और इस समय इसे यूनाइटेड नेशंस फंड पॉपुलेशन एक्शन जो है वो इसको लीड कर रहा है। और इस साल का जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन जो है वो हमारे सपोर्टर के तौर पर जुड़े हुए हैं। तो इस बड़ी जर्नी का हिस्सा होकर हम आज यहाँ पर छोटा सा एक बात कर रहे हैं कि जो जागरिक प्रोग्राम है उसका जो एक फंडामेंटल वैल्यू है एक स्पेस क्रिएट करना, ऐसा स्पेस क्रिएट करना जहाँ पर यूथ जो है आकर जुड़ सके और इस तरह के जो सोशल इश्यूज हैं, जो इश्यूज उनके साथ कनेक्ट होते हैं पर्सनली, उनमें वो पार्टिसिपेट कर सकें। तो जागरिक शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, जागरूक नागरिक। किस तरह से युवाओं को हम जागरूक नागरिक बना सकते हैं और उनके अंदर वो ओनरशिप डेवलप कर सकते हैं कि जो मुद्दे उनके लिए ज़रूरी हैं, जो उन्हें लगता है कि उनकी पर्सनल लाइफ में मैटर करते हैं, वो उसके लिए सोसाइटी में जाकर एक्शन ले सकें।
और इसी टॉपिक को हम कवर करते हुए आज बातचीत करेंगे। और क्योंकि स्टडी हॉल के साथ हमारा पहला इंटरेक्शन जो वन ऑन वन हुआ है वो 2018 में जागरिक के पहले फेज में ही हुआ था, जिसमें हम स्टडी हॉल डिग्री कॉलेज में गए थे और हिमांशु सर के साथ हमने प्रोग्राम की तैयारियां की थी और वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हमने प्रोग्राम रन किया था। इनिशियल फेज में वो लगभग एक गेम के लेवल पर था। इस बार का जो फेज है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम यूथ को बाहर जाने का मौका दें, कि वो अपने समुदाय, अपनी कम्युनिटी में जाकर वहाँ पर आइडेंटिफाई करें कि क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके आसपास और उसके लिए वो क्या चेंज या सोल्यूशन इन्विजन करते हैं, ताकि क्योंकि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उनकी जो लीडरशिप है वो एक पर्सनल लेवल पर है कि वो यूथ जो खुद उस मुद्दे से जूझ रहे हैं, झेल रहे हैं, वो कैसे उसका सोल्यूशन देखते हैं। ये एक नए स्टाइल में भी है और इसके पेडागोजी के एंगल्स पे भी हम बात करेंगे। आनंद सर भी हैं उसके लिए। और आनंद सर, मैं आपसे ही शुरू करना चाहूँगा कि जो स्टडी हॉल का भी हमने जो पैटर्न देखा है और हम इन्वॉल्व हुए हैं, तो आपने क्रिटिकल डायलॉग का एक बहुत बड़ा स्पेस ओपन किया है विद इन क्लासरूम्स में, खासतौर पे क्योंकि जो आपका प्रोग्राम है वो बच्चों को फोकस में करके और यंग बॉयज़ को लेकर मेरे ख्याल से फोकस में है, राइट? वो किस तरह से आपको लगा कि उसकी ज़रूरत क्या है? पहला सवाल मेरा ये है कि क्यों करना पड़ा? कन्वेंशनल क्लासरूम में क्या आपको लगता है कि कोई कमी थी, कोई चीज़ छूट रही थी? जो करिकुलम, जो पढ़ाई चलती है, हम मतलब मानते हैं कि हमारी पढ़ाई जो है हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए है, बट क्या उसमें कुछ कमी थी जो आपको लगा कि कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट जो करिकुलम के बाहर के हैं उसको ऐड करने की ज़रूरत थी? खासतौर पे जो आप प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, आपको लगता है कि उसमें एक स्पेस क्रिएट किया जाए? थैंक यू दिव्यांशु, थैंक यू मुझे और हिमांशु जी को यहाँ बुलाने के लिए। और आपके प्रश्न के कई भाग हैं तो मैं एक एक भाग को अलग अलग डील करूंगा। सबसे पहले जो मेरे परिचय में भी बोला कि मैं क्रिटिकल फेमिनिस्ट पेडागोजी का एक एडवोकेट भी हूँ और प्रैक्टिशनर भी हूँ। ये पेडागोजी जो है ये डॉक्टर उर्वशी साहनी जो संस्थापिका भी हैं स्टडी हॉल एजुकेशनल फाउंडेशन की, उन्होंने बनाई। और इनफैक्ट ये जो आप क्रिटिकल डायलॉग देखें या क्रिटिकल पेडागोजी देखें, जिस तरह से हमारे सारे कामों में दिखती है, उसकी जो फोरफ्रंट पे चैंपियन रही वो डॉक्टर उर्वशी साहनी रही। और उनके साथ काम करके जो मुझे अभी तक समझ में आया कि कैसे ये पेडागोजी की जर्नी रही है, पिछले 10 सालों से मैंने भी वो जर्नी देखी, उस पर मैं कुछ रिफ्लेक्ट करूंगा। इसमें जो आपने बोला कि क्यों किया, इसकी क्या जरूरत लगी करिकुलम के बियॉन्ड जाने की, उस पक्ष को देखें तो देखिए, स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ शिक्षा हो रही है। अंग्रेजी में बोले तो एजुकेशन का एक स्थान है। और एजुकेशन की परिभाषा कई तौर पे बहुत ही नैरो तरीके से देखी जाती है कि शिक्षा की परिभाषा कई जगहों पे करिकुलम तक सीमित कर दी जाती है, उस करिकुलम से फिर टेस्ट तक सीमित करी जाती है और टेस्ट से फिर और ज्यादा करके मार्क्सों तक ले जाई जाती है। आज के समय में हम लोग इसको और नैरो करके कभी कभी सिर्फ स्किल की तरह भी देखने लगते हैं कि किसी प्रकार से हम लोग व्यावसायिक जीवन एक अपना अगर व्यतीत कर लेंगे तो हम शिक्षित हो गए। जो काफी बड़े जो विचारक रहे उन्होंने शिक्षा की परिभाषा काफी व्यापक दी। जैसे उन्होंने एक शिक्षा की परिभाषा दी कि शिक्षा का उद्देश्य है जीवन जीना, ना कि सिर्फ सीखना। The goal of education is to live and not to learn। तो शिक्षा हमें ऐसी चाहिए जो हमें अपना जीवन जीने के लिए समर्थ करे। लिटरेसी हमें ऐसी चाहिए जो हमें सिर्फ लिखा हुआ शब्द पढ़ने पे ना अनेबल करे, हमें अपना जीवन पढ़ने पे अनेबल करे। तो जब प्रेरणा गर्ल्स स्कूल शुरू हुआ सन 2003 में, उस समय जो लड़कियां स्कूल के अंदर आईं और उन्होंने काम वहां पे पढ़ाई करनी शुरू की, तो ये बहुत ही ज्यादा क्लियर था कि उनके साथ जो काम करने की जरूरत है वो सिर्फ करिकुलर काम नहीं है, वो सिर्फ साइंस मैथ से नहीं होगा। उनके जीवन के चैलेंजेस अलग हैं और जो चाहिए था उस समय उन बच्चियों को एक स्कूल से, वो ये था कि स्कूल के दरवाजे जब बच्चियों के लिए खुले तो उनके जीवन के चैलेंजेस के लिए भी खुले। तो जब बच्ची अगर स्कूल में आती है और स्कूल में ये पता चलता है कि उस बच्ची का विवाह होने वाला है, बाल विवाह होने वाला है 12 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में या 14 साल की उम्र में, उसकी शिक्षा को उससे लड़ने के लिए तैयार करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस समय करिकुलम टेक्स अ बैक सीट। करिकुलम आपका सेकेंडरी एक फोकस हो जाता है। प्राइमरी फोकस है कि क्या बच्चे खुश हैं, क्या बच्चे सेफ हैं, तब वो बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो इस उद्देश्य के साथ एजुकेशन को देखा गया। और एक इसको क्लासरूम में कैसा दिखाई देता है, क्लासरूम में ये डायलॉग्स के तरह दिखाई देता है कि एक टीचर है जो एक एक्सपर्ट फैसिलिटेटर की तरह एक मुद्दे पे बात करना शुरू करते हैं। बच्चों के जीवन से कहानियां, उनके एक्सपीरियंसेस निकल के आते हैं।
कई जगहों पे बच्चे अपना जीवन खोल के बहुत ऐसी चीजें भी बताते हैं जिन पे हो सकता है टीचर को रुक के एक गहरी चर्चा के साथ साथ उसको एड्रेस भी करना पड़े। तो इस तरह की चर्चाओं से कई बार ऐसी चीजें निकल के आई जहां बच्चों के जीवन खुले और पता चला कि कितनी गलत चीजें हो रही थी जिनके लिए काम करने की जरूरत है। बट क्रिटिकल डायलॉग और ब्रॉडली देखें तो उसका एक की ऑब्जेक्टिव है, वो है कि हमारी, पहले मैं अंग्रेजी में बोलूंगा और उसके बाद एक बार ट्रांसलेट भी करूंगा, अगर मैं कहीं कमी हो तो हिमांशु सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी थोड़ी मदद भी करें, कि एक सोशल और पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को हमारी एलिवेट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, सोशल यानी सामाजिक और पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, राजनीतिक मतलब सत्ता कहाँ है, तो हमारे यहाँ सत्ता जाति में बटी है, हमारे यहाँ सत्ता पैसे से बटी है, हमारे यहाँ सत्ता कई खंडों में जेंडर में बटी हुई है। तो ये सत्ता कैसे, हमारे पितृ सत्ता कैसे हमारे जीवन में दिखाई दे रही है, इसको समझ पाना और एक क्रिटिकल तरह से कि हर चीज में कहाँ कहाँ वो नजर आती है। क्रिटिकल डायलॉग में एक सिस्टमिक तरीके से इस ढांचे की कोशिश की जाती है कि समझ विकसित हो, ताकि जब बच्चे जीवन जीने जाए तो उनको ये ढांचा पूरी तरह से नजर आए। और यही है क्रिटिकल डायलॉग, और ये पूरे करिकुलम के सेंटर में आता है। तो जब करिकुलम भी पढ़ाया जाता है तो हर चीज को उस फ्रेमवर्क से अनपैक करने को, हर चीज को उस फ्रेमवर्क से देखने के लिए बच्चों को एनेबल किया जाता है। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत इंसाइटफुल था। एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम इस तरह से समझना कि हाँ आपने क्रिटिकल डायलॉग को भी ऐड किया कि करिकुलम का एक मेजर मिसिंग पार्ट है। हिमांशु सर, मैं लगभग सेम सवाल ही आपसे पूछूंगा, बट खासतौर पे जो कॉन्टेक्स्ट अलग है वो है आप यूथ के साथ काम कर रहे हैं और वहाँ के थोड़े से चैलेंजेस अलग हैं। हालांकि मेरे ख्याल से सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड लगभग सेम आता है, बट एज का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ से उनकी एक्सपेक्टेशंस जो है डबल हो जाती हैं, खासतौर पे लड़कियों की। उनके लिए पढ़ाई कंटिन्यू करना, आगे 12वीं तक तो लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन उसके बाद क्यों पढ़ाएं, क्या आता है, सवाल आता है कि क्यों पढ़ा रहे हैं। सो उस नीड को भी आप कैसे देख रहे थे? और वंस अगेन वही कि आपने अपने टाइम में भी आपने किया है कि आप पढ़ाई के टाइम इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व थे। सो उसको इंस्पायर करने की जो एक नीड है वंस अगेन, और क्या आपको लगा कि कभी कभी क्लासरूम में कोई चीज़ है जो बिल्कुल छूट रही है, जो शायद किसी भी चीज़ का पार्ट नहीं है, लेकिन उसको वहाँ पर ओपन करना इम्पोर्टेंट है, और उसको आप कैसे कर पाते हैं? थैंक यू दिव्यांशु सर। बाकी पहले तो मैं बताऊं, मैं जो है आनंद सर ने काफ़ी चीज़ें जो है क्लियर की कि हमारा क्रिटिकल पेडागॉजी या क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकल डायलॉग किस तरीके से हम काम कर रहे होते हैं। मैं इस आंसर को देने के लिए थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूँगा, जिस समय हम लोग मास्टर्स में थे और मैंने मास्टर्स जो है अपना मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में किया अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से। तो कई बार जिस समय होता ये है कि जिस समय हम पढ़ाई कर रहे होते हैं पीजी में, तो कई बार जो हमारा क्रिटिकल जो पार्ट है, जो हमारी एक क्वेश्चनिंग की जो हमारी एक जो होनी चाहिए स्टूडेंट की टीचर के साथ, वो अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा तौर पे वो मिसिंग होती है। जल्दी से सामान्य तौर पे आप देखें कि जो भी हायर एजुकेशन में जो बच्चे हैं वो जल्दी सवाल नहीं करते हैं। टीचर आते हैं, उन्होंने अपना लेक्चर दिया और लेक्चर देने के बाद वो अपने वापस से चैम्बर में चले जाते हैं। तो ये जो एक शुरू से उसकी बात थी कि जहाँ पे हम लोग के पास क्वेश्चन ये होनी चाहिए थी। और फिर थोड़ा सा इसको मैं और आगे बढ़ता हूँ, जब तो मेरा नेट हो गया, और नेट के बाद जो है हम लोग एलिजिबल हो जाते हैं कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए। और जब पीएचडी आपने कर ली तो और भी आप इंटाइटल हो जाते हैं कि आप जो हैं किसी भी हायर एजुकेशन में जाकर के पढ़ा सकते हैं जाकर के। लेकिन इन सबके बीच में जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हायर एजुकेशन में कि टीचिंग पेडागॉजी पे कोई भी काम नहीं होता है कि हमें बच्चों के बीच में जाकर के पढ़ाना किस तरीके से है। सामान्य तौर पे हम जिस तरीके से चीज़ों को देखते चले आ रहे हैं, हमें लगता है कि हमें उसी तरीके से करना है। और इसको ये मैं उसके लिए एक नया शब्द है जिसको बोलते हैं, नया क्या, वो पुराना अपने आप एक शब्द है कि ट्रेडिशनल हमारे पास क्लास होती है, जहाँ पे एक टीचर आता है और टीचर अपना वो पूरा लेक्चर तैयार करके आते हैं और उन्होंने लेक्चर को डिलीवर किया। स्टूडेंट के पास कोई स्पेस नहीं होता है कि वो किसी भी तरीके की क्वेश्चनिंग कर पाए। ये चीज मैंने अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी देखी, ये चीज मैंने वहाँ पे वर्धा में पीजी के जिसमें मैं पीएचडी कर रहा था तो वहाँ पे मैंने वहाँ भी देखी। और इवन जो हमारी जो पत्रकारिता विश्वविद्यालय है माखनलाल, वहाँ पे भी मैंने देखा कि पूरा जो आपका कोर्स बना हुआ है सिर्फ आपको वहीं तक फोकस रहना है, किसी भी तरीके का आपके पास स्पेस नहीं है, किसी भी तरीके का आपके पास टाइम नहीं है कि इन चीजों के ऊपर आप वहां पे फोकस कर पाए। अब देखिए 2017 में जब मैंने स्टडी हॉल कॉलेज ज्वाइन किया, और मुझे आज भी याद है उर्वशी मैम के साथ हमारी 2 महीने बाद एक जेंडर के ऊपर वर्कशॉप हुई थी, जिसमें उन्होंने ये क्रिटिकल एबिलिटी या क्रिटिकल पेडागॉजी के ऊपर बात की थी। तो ये जो पेडागॉजी वर्ड है या क्रिटिकल पेडागॉजी मेरे लिए बड़ा नया था,
तो मुझे तो पहले तो समझ भी नहीं आया कि ये क्या है और किस तरीके से उसको देखना है। तो जो मैम ने पूरी वर्कशॉप ली, तो वहां पे जो उनके जो क्वेश्चंस थे, तो वो मेरे लिए बड़े शॉकिंग थे कि अच्छा, पढ़ाने का क्या तरीका ये भी हो सकता है। जैसे मैं छोटी सी एक बात बताऊं कि सामान्य तौर पे जो होते हैं, हम लोग अपनी पत्नियों से ये बोल देते हैं कि भाई मैं अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहा हूँ, लेकिन जब पत्नी को हमसे अगर कोई चीज बोलनी होती है तो वही बोलती है कि क्या मैं जा सकती हूँ। तो दोनों बातों में एक अंतर है जिसको हम जल्दी से पकड़ नहीं पाते हैं, और यही एक हमारी क्रिटिकल एबिलिटी है कि इस चीज को हमें समझना होगा कि दोनों जो हमारे सवाल हैं, एक में हम उनको सिर्फ इन्फॉर्म कर रहे हैं और दूसरे में वो हमसे परमिशन ले रही है। तो यहीं पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि हम जो है बच्चों के पास इस तरीके की एबिलिटी हो कि वो सवाल पूछ पाए। तो पहले तो मेरे लिए स्टडी हॉल कॉलेज आना और वहां पे क्रिटिकल पेडागोजी को समझना, वो एक इस तरीके का अनुभव था कि मैं मतलब मेरे लिए एकदम नया था, और उसमें मेरे पास बड़े चैलेंजेस भी रहे कि जहां पे चीजों को मुझे सीखने का मौका मिला। अब जब इसको मैंने क्लास में इंप्लीमेंट किया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कि क्यों नहीं मैं वापस से बच्चा बन जाऊं और मेरे पास कोई दूसरा टीचर हो जिससे मैं इस तरीके के सवाल कर पाऊं। क्योंकि जब हम जो हमारी क्लास भी होती थी जिसमें मैम का बहुत साफ साफ इस तरीके की चीजें रहती थी कि हमें बच्चों के पास इतना राइट होना चाहिए कि वो सवाल कर पाए, छोटी छोटी चीजों पे उनके पास सवाल हो और उन सवालों से जवाब अगर हम दें। कोई भी अगर हम लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं तो उसको सिर्फ इस तरीके से नहीं हो कि हमने जा करके उसको लेक्चर दिया। तो उससे दो तरीके के फायदे होते हैं। पहला फायदा कि आपका जो पूरा क्लास है वो मोनोलॉग नहीं होता है, एक तरफा संवाद नहीं हो रहा होता है, डायलॉग के फॉर्म में होता है। बच्चे भी सवाल कर रहे हैं, टीचर भी जो है उसका जवाब दे रहा है, कई बार टीचर सवाल कर रहा है, बच्चे उसके जवाब दे रहे हैं। और जो अभी आनंद सर ने एक बात बोली थी कि कई बार ऐसा होता है क्लासरूम जो होता है इससे बहुत ज्यादा जीवंत बन पाता है, अपने आप में बहुत सजीव हो पाता है, जहां पे कई बार हम बच्चों से सीख पाते हैं। बच्चों के पास बहुत तरीके की समस्याएं होती हैं, और इवन कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई बच्चा क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो हमें ये लगता है कि शायद ये बच्चा अच्छा नहीं है। अगर हम उस बच्चे के पास जाकर के उससे जरा पूछते हैं, उससे जरा मिलते हैं, तो कई बार हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम कहीं और है। तो वो इस तरीके से पूरी जो हमारी क्रिटिकल जो हमारी जो थिंकिंग या पेडागोजी रहती है जिसमें हम सवाल करके चीजों को हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे लिए एक बड़ा अच्छा अनुभव था ये जो भी पूरा हमारा क्रिटिकल की जो हमारी क्रिटिकल पेडागोजी है, क्रिटिकल थिंकिंग है। और अभी आप देखिए जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने बात बोली है कि उसमें क्रिटिकल थिंकिंग को इंक्लूड किया है। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो क्रिटिकल थिंकिंग हमारा स्टडी हॉल फाउंडेशन का बड़ा पुराना जो है एक वो रहा है काम, जिसमें हमने इस तरीके से काम किया है। मैं बस एक क्विकली एक चीज ऐड भी करना चाहता हूं। देखिए कि क्रिटिकल थिंकिंग की भी जब हम बात कर रहे हैं, अक्सर जब देखी जाती है तो क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ही टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से देखी जाती है कि मैं किसी चीज को टेक्निकली समझ जाऊं। इसीलिए हम लोग जब क्रिटिकल थिंकिंग को एक पेडागोजिकल तरीके से और सोशली एंड पॉलिटिकली चार्ट तरीके से देख रहे हैं, तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब अलग तरह के सवाल हो जाते हैं कि सत्ता कहाँ है समाज में, किस तरह के ढांचों ने हमारा जीवन को समेट के रखा है, उनको समझने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना बहुत ही जरूरी है। दिव्यांशु जी, मैं आपको अगला प्रश्न पूछने दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें ये एक चीज और मैं भी ऐड कर रहा हूँ, अगर कि जो शायद आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, किस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग या जो एक जिसको हम सॉफ्ट स्किल अक्सर इस्तेमाल करते हैं शब्द, किस तरह से उसमें भी पेट्रियार्की का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल आता है कि जो स्टेम लर्निंग, स्टेम एजुकेशन है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, वो पूरा लड़कों के लिए होता है, और जो सॉफ्ट स्किल है चीजें वो लड़कियों के लिए ओपन होती हैं। So, आप लोगों ने इसमें भी रेजिस्टेंस में उसी सवाल में ऐड कर रहा हूँ, और आगे के लिए भी कि उसमें पहले तो आपको क्या, जो आपकी मेल ऑडियंस है, जो यंग लड़के हैं या जो युवा लड़के हैं, उनसे आपने ये रेजिस्टेंस फेस किया है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस उनकी है वो डेवलप नहीं होती है, रिएक्ट नहीं करते हैं वो उन चीज़ों पर। और उसके साथ साथ सिर्फ यंग लड़कों का नहीं, मैं अडल्ट्स की भी बात करूंगा कि आपके साथ जो दूसरे पुरुष खासतौर पे काम कर रहे हैं, वैसे हम यहाँ तीनों पुरुष ही बैठे हैं, बट उस मुद्दे को मैं उस तरह से भी देख रहा हूँ कि उनकी तरफ से भी क्या आपको इस तरह का रेजिस्टेंस आता है? मैं पहले जवाब देता हूँ इस पे कि मैं आई एम वेरी ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि जब हम लोग जेंडर की जब भी बात करते हैं या महिलाओं की जो भारत में स्थिति है जो कि बहुत ही खराब है, इसके लिए इस पूरे कॉन्वर्सेशन के लिए आदमियों का, मर्दों का, लड़कों का जुड़ना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा रोल उसको खराब करने में जो है मर्दों का ही हाथ है, तो मर्दों को बहुत ज्यादा क्रिटिकली अपने आप को भी देखने की आवश्यकता है। हमारा हिमांशु थोड़ा अडल्ट पर्सपेक्टिव से ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, मैं आपको बच्चों के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। हम लोगों ने 2 साल पहले, अब तो तकरीबन 3 साल हो गए, 3 साल पहले
एक लड़कों के साथ एक जेंडर कॉन्शियसनेस पे काम करने के लिए एक करिकुलम बनाना शुरू किया। ये करिकुलम हम लोगों ने बनाया सेम पद्धति जो हम लोगों ने लड़कियों के साथ ली थी, एक समालोचनात्मक संवाद करके, क्रिटिकल डायलॉग करके लड़कों के साथ काम करना शुरू की। शुरू में ये भी होता है कि अगर किसी के पास प्रिविलेज है और आप उसको बताते हैं कि उनके पास प्रिविलेज है या इस तरह का संवाद होता है, तो पहला जो रिएक्शन होता है वो ये होता है कि नहीं मैं भी विक्टिम हूँ, मेरे साथ भी बड़ी समस्याएं हैं, मैं भी गरीब हूँ। तो आपको क्लास भी दिखाई देगा, आपको शायद जाति भी दिखाई देगा, लेकिन प्रिविलेज देखना थोड़ा सा कठिन होता है। तो शुरू में जरूर ये हुआ और हम लोग भी कई तरह से बात करने की कोशिश, अपना रास्ता समझ रहे थे। जिस तरह से हम लोग करिकुलम पे काम करते हैं वो पूरी तरह से इमर्सिव है कि इंस्टेड ऑफ कि हम लोग पहले से प्लान बनाएं और उस प्लान को क्लासरूम में ले जाएं, हम लोग पहले क्लासरूम में एक रफ प्लान लेके जाते हैं, फिर देखते हैं बच्चे कैसे रिएक्ट करें और फिर जाके प्लान को रिवाइज करते हैं कि क्या काम करता है क्या नहीं। तो जब लड़कों के साथ स्पेशली शुरू में बात हुई तो उनके साथ एक जो चीज निकल के आई थी वो ये थी कि हमेशा एक एक्सेप्शन को नॉर्मलाइज करना, कि उनके पास अगर आप कोई भी बात करना शुरू करो तो एक एक्सेप्शन होता था कि उनके जानने में कहीं पे कोई चीज ऐसी हो रही है जहां लड़कों के साथ बहुत गलत हुआ या लड़के पे गलत चार्ज लगाए गए या लड़के को किसी लड़की ने मार दिया, और उसको फिर नॉर्म की तरह देखना कि ये गलत है। लेकिन कुछ समय बाद हम लोगों ने अपनी स्टैंस को बदला और पूछना शुरू किया कि तुम कैसे, तो एम्पैथी बिल्डिंग एक्सरसाइजेज शुरू हुई कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे, तुम्हारे परिवार में हो, तुम्हारी बहन के साथ हो, तुम्हारे साथ हो अगर तुम लड़की हो, तुम लड़के हो अगर तुम्हारे साथ कोई और लड़का कुछ ऐसी चीजें करे। तो धीमे धीमे लड़कों के अंदर एक एम्पैथी आई। ये आज मेरे को लगता है इस काम को करते करते 3 साल हो गए और अब हम लोग को उसके सही में फ्रूट्स नजर आते हैं, क्योंकि वो लड़के जो शुरू में हमको दिखते थे बहुत रेजिस्टेंट थे इन आइडियाज के, वो लड़के आज जो है जाके उनके अंदर एक बहुत ही अच्छी समझ है। वो ना सिर्फ लड़कियों को इज्जत से देखते हैं बट उनको बराबर भी मानते हैं। उनको अपना रोल सिर्फ एक प्रोटेक्टर की तरह नहीं देखते कि मुझे इन्हें बचाना है, ये समझते हैं कि ये इनको ऐसे देखना कि ये भी एक बराबरी के हकदार हैं और हमारे बराबर हैं, उनकी बातों को सुनना, इस तरह की चीजें अब बहुत नजर आती हैं। एक जो मेरा इस पूरी एक्सरसाइज में एक एक्सपीरियंस भी रहा कि मुझे ये समझ में आया कि जब हम लड़कों के साथ काम करते हैं तो लड़कों के साथ बहुत ही कम उम्र से काम करना शुरू कर लें, क्योंकि बहुत तरह की मैसेजिंग सामाजिक रूप से हमारे परिवारों से, हमारे मीडिया से लड़कों को मिल रही है, और जब तक वो 12वीं कक्षा में या 10वीं कक्षा में पहुंचते हैं उनको बहुत मैसेजिंग मिल चुकी होती है कि उनकी मर्दानगी की परिभाषा क्या है, उनका मर्द होने का रोल क्या है, और वो अपनी मर्दानगी कैसे प्रैक्टिस करेंगे जब वो ग्रुप में इकट्ठा होंगे। ये सब बहुत सेटल हो चुका है। तो मुझे लगता है हमेशा लड़कों के साथ बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, छठी और उसके पहले जो छोटे बच्चे हैं वहां से ही, और मर्दानगी की परिभाषा और इस सबको बदलने की वहां से ही शुरुआत हो जानी चाहिए, जो हम लोग के सारे स्कूलों में हो रही है, इनफैक्ट कॉलेज में भी हो रही है। हिमांशु जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वहां के लड़कों ने भी हाल ही में एक फीडबैक हुआ, उसमें बहुत अच्छी चीजें रिपोर्ट भी की हैं जो मैं हिमांशु सर को बोले दूंगा। तो हिमांशु सर आप बताइए आपका यूथ के साथ क्या हो रहा, स्पेशली बॉयज के साथ? मैं आपकी बात से ही जो है शुरू करना चाहूंगा। देखिए होता क्या है, जो कॉलेज एक इस तरीके का प्लेस है जहाँ पे जो भी हमारे पास बच्चे आते हैं तो उनके पास मैसेजिंग पहले से होती है, उनके पास उनका एक परसेप्शन पहले से किसी मुद्दों पे उनके पास बन चुका होता है, वो एक सर्टेन एज ग्रुप को बिलोंग कर रहे होते हैं। अगर आप देखें तो लगभग 18-20 साल के बच्चे होते हैं जिनके पास अपने पास बहुत तरीके की उनके पास जो है सोशल मैसेजिंग आ जाती है, तो जिसकी वजह से कई बार आप देखिए तो हमारे पास चैलेंजेस बल्कि ज्यादा होते हैं। ज्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि उनको इस बात पे काउंटर करना है, जैसे अभी आनंद सर ने बात बताई कि अगर हमें उनको जेंडर के रोल पे काउंटर करना है, अगर हमें उनके कास्ट के ऊपर बात करनी है, अगर हमें पैट्रियार्की पे बात करनी है, अगर हमें मर्दानगी पे बात करनी है, तो उनके पास बहुत तरीके का गार्ड करने के लिए चीजें होती हैं, क्योंकि वो बचपन से इसी तरीके से चीजों को देख के बड़े हुए होते हैं। तो हमारे पास चैलेंजेस अगर मैं बात करूं तो जो है आनंद सर इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि कॉलेज में ज्यादा होते हैं, और जो भी आनंद सर ने बात बोली कि अगर छोटे बच्चों से बात की जाए तो उनके साथ थोड़ा सा कम होता है। तो नो डाउट चैलेंजेस मेरे पास थे बहुत ज्यादा, और उन चैलेंजेस को जो है हमने बाहर आने के लिए लगातार उन मुद्दों पे बात की। जैसे छोटी सी मैं बात बताऊं कि जब हम जेंडर के ऊपर बात करते हैं तो बहुत बार बच्चे ये बोलते हैं कि सर हम इस पे क्यों बात कर रहे हैं। देखिए ना, अगर ये कॉलेज का अगर हमारा पूरा स्ट्रक्चर देखें तो हमारे यहाँ स्टडी हॉल कॉलेज में ऐसा है कि लड़कियों की संख्या लगभग ज्यादा है। हर एक बैच में, हर एक डिपार्टमेंट में आपको देखेंगे तो लगभग 60-70 जो % है वो लड़कियां हैं, 30-40% लड़के हैं।
तो लड़कों का ये जवाब होता है कि देखिए सर लड़कियां इतनी जगह दिखाई तो दे रही हैं, सर लड़कियां देखिए इतनी जगह पॉलिटिक्स में है, इतनी जगह देखिए मीडिया में है, तो फिर ये हम ये क्यों बोलते हैं कि गैर बराबरी है, वाजिब जो है हमारा समाज नहीं है। तो इस तरीके के उनके पास बहुत तरीके के उनके पास काउंटर आर्गुमेंट होते हैं, तो उनको सही तरीके से, देखिए बच्चे होते हैं तो हमको उस तरीके से कह भी नहीं सकते, तो अपने जो भी हमारा स्टेटमेंट होता है, जो भी हमारा काउंटर आर्गुमेंट होता है, तो उसको हमें बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके तब उनके सामने रखना पड़ता है। इवन हमें बात करूं, जब हम कास्ट के ऊपर भी बात करते हैं तो बच्चों के पास कास्ट को लेकर के बहुत तरीके का प्राइड होता है। जो भी हमारे पास सवर्ण जात के बच्चे हैं उनके पास बड़ा तरीके का प्रिविलेजेस होते हैं, लेकिन वो किसी भी तरीके के प्रिविलेजेस को देख नहीं पाते। और जब भी बच्चों के ऊपर कास्ट के ऊपर बात करिए, जैसे मैं कॉलेज में कास्ट करिकुलम पे काम कर रहा हूं, जैसे हमारे यहाँ फाउंडेशन में गर्ल्स करिकुलम के ऊपर काम किया गया, बॉयज करिकुलम के ऊपर काम किया गया, अभी कास्ट वाला जो पूरा करिकुलम है उसको लिखा जा रहा है। तो जैसे ही मैंने उसके ऊपर डिस्कशन शुरू किया, हम और आनंद सर दोनों थे, तो हमें अभी भी याद है दूसरे तीसरे डायलॉग में ही क्लास में ही रिजर्वेशन पे बात चली गई। वो तुरंत जो है रिजर्वेशन पे बात होने लगी कि ये सर देखिए इनके पास इतने प्रिविलेजेस हैं, तो वो अपने प्रिविलेजेस नहीं देख पा रहे हैं, अपने विशेषाधिकार नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उनको दूसरे के जो है सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। तो नो डाउट जो हमारे पास यूथ है, हमारे पास यूथ से जिस समय बात कर रहे होते हैं तो चैलेंजेस बहुत होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी एक बात है कि अगर हम प्रयास ईमानदारी से करें और लगातार करें, अगर कंटिन्यूअस करें, तो मुझे लगता है वो सारी चीजें दूर हो सकती हैं। जैसे हमारे ही क्लास में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास अपनी कास्ट को लेकर के प्राइड था, बड़ा गजब का उनके पास प्राइड था, लेकिन वो धीमे धीमे उससे वो दूर हुए हैं। मतलब आज की तारीख में वो सोसाइटी को इंक्लूसिव तौर पे देख पाते हैं, उनको ये समझ में आता है कि सोसाइटी की जो डाइवर्सिटी है उसको बनाए रखना चाहिए, और सोसाइटी जितनी इंक्लूसिव होगी हमारा समाज उतना ही ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। तो अगर इस तरीके की हम समझ अगर बच्चों के अंदर डेवलप कर पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरे लेवल पे जो हमारे पास बच्चे आ रहे होते हैं, क्योंकि वो जो है डिफरेंट स्कूल से आ रहे होते हैं, तो उनके पास क्रिटिकल एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग को लेकर के कोई समझ नहीं होती है, तो उस पर भी जब बात की जाती है तो उनको शुरू में बड़ा अजीब लगता है। जैसे जब मैंने बच्चों से बात की, जो अभी सिद्धार्थ जो आनंद सर बता रहे थे कि जब बच्चों का फीडबैक लिया गया तो बच्चों को यही लगता था बार बार, अच्छा जेंडर पे बात क्यों की जा रही है, कास्ट पे बात क्यों की जा रही है, ठीक है। तो ये बड़ा सोचना एक अजीब हो जाता है उनके लिए कि ये क्यों बार बार बात हो रही है, लेकिन उनमें से बहुत सारे बच्चे बदले हैं उन सारी चीजों से। आनंद सर, मैं बस एक चीज और ऐड करना चाह रहा था कि जब प्रिविलेजेस पे या विशेष अधिकार पे बात होती है तो जो भी समर्थ ग्रुप है जिसके पास है विशेषाधिकार, वो बहुत जल्दी अपने आप को कंपेयर कर लेते हैं दूसरे के विशेषाधिकार, लेकिन असमानताओं पे कभी नहीं करते। तो कंपेयर करना अपने आप को बहुत जल्दी इस पे कंपैरिजन हो जाता है कि देखिए रिजर्वेशन वहां पे है तो उधर तो अधिकार है हमारे पास नहीं है, लेकिन जहां पे उनके पास अधिकार है वहां पे थोड़ा सा कठिन होता है। और जो हिमांशु सर भी बोल रहे थे कि इसको क्यों पढ़ाया जाए, तो बच्चों को बहुत ही विस्तृत रूप से समझाया जाता है कि हम सब एक गणतंत्र के भाग हैं, हम सब एक डेमोक्रेसी के भाग हैं, और डेमोक्रेसी का सबसे पहला जो प्री रेक्विजिट है जो हो जाना चाहिए वो है कि हम सब बराबर हैं। तो हम लोग को इस बराबरी को समझना है, बराबर होने का क्या मतलब है, हम लोग सब अलग हैं, हम लोग सब डिफरेंट है, लेकिन तब भी हम लोग समान हैं, इस समान होने का क्या मतलब है, इसको समझना है। ये यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो उसको एक ऑलमोस्ट हम लोग इसको कई बार ये शब्द यूज करते हैं, कई बार कोशिश करते हैं कि ना ही यूज करें, क्योंकि इसकी समझ पूरी तरह से सबको विकसित नहीं हो पाती कि डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एजुकेशन, कि एक डेमोक्रेसी में रहने वाले व्यक्ति को किस तरह की शिक्षा चाहिए, उस शिक्षा को बनाने की कोशिश हमारे सभी स्कूलों में और कॉलेज में हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम मुड़ के देखें तो देश के सभी जितने भी प्रीमियर कॉलेजेस हैं, मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कहीं नहीं हो रही है, आई एम श्योर कई जगहों पे हो रही होगी, लेकिन बहुत कम जगहों पे इस तरह का काम किया जा रहा है जो देश में ऐसे नागरिक बनाने की कोशिश करें, जो नागरिक क्रिटिकल हो, जो नागरिक समझे कि क्या मुद्दे हमारे हैं, किन मुद्दों पे हमें किन मुद्दों के हिसाब से हमें वोट करना है, रादर दैन कि हमें अलग अलग आइडेंटिटीज पे बांटा जाए और हमारे साथ एक वोट बैंक पॉलिटिक्स खेली जाए। हमें ये समझना कि एक गणतंत्र में होने के लिए हमें एक समानता की ओर बढ़ना है, उस समानता के लिए हमें वोट करना है, इसके लिए शिक्षा का क्या रोल। थैंक यू सर, थैंक यू आप दोनों को। मैं थोड़ा एक्चुअली भटक गया बीच में, ये हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था। जो दूसरा सवाल मैं पूछना चाहूँगा, आपने जब हम स्पेस की बात करें तो स्पेस के अंदर के जो चैलेंजेस और सक्सेस हैं उस पर होगा, उसके बाहर के जो आपको अगर कोई रेजिस्टेंस मिला हो, फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम अगर बात करें ये स्पेस क्रिएट करना ज़रूरी है, बट
ये नहीं एग्जिस्ट करता, उसका एक रीजन वही है कि दूसरों को नहीं लगता कि ये स्पेस क्रिएट करना जरूरी है। तो ये सवाल जो आपको फेस करना पड़ता होगा, मेरे ख्याल से जो हमारे मेन स्टेक होल्डर हैं इसमें बच्चों के पेरेंट्स हैं, या दूसरे जो नए यूथ आ रहे हैं एडमिशन के लिए, या कभी कभी टीचर्स भी हो सकते हैं, तो उनसे आपको कोई रेजिस्टेंस या चैलेंज फेस करने को मिला है, और उसको आपको क्या लगता है आप कैसे ओवरकम कर रहे हैं? इसमें एक पार्ट ये भी है इसका कि मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये आपने शुरू में क्रिएट किया और ये आगे चल गया, या आपको हर रोज हर टाइम कुछ नया इसमें ऐड करते रहना पड़ता है? डेली का स्ट्रगल है कि इस चीज को सस्टेन रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि क्रिटिकल डायलॉग एक बार शुरू किया तो वो अपने आप फ्लो में आ गया है। आनंद सर, आपसे अगर शुरू करें। तो मैं कहूंगा कि हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं प्रेरणा गर्ल्स स्कूल में और बाकी सभी स्कूलों में, प्रेरणा गर्ल्स, प्रेरणा बॉयज स्टडी हॉल, उन्होंने करना शुरू किया, और मुझे लगता है कि उन्होंने रोज एक चर्चा को आगे ले जाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आपको रोज एक बार फिर से जहां पे आपने छोड़ा था वहां से लाके बच्चों की समझ और आगे जाए और विकसित हो, और उनके सवालों के उनको जवाबों तक वो पहुंचे, कि अपने जवाबों तक। तो इस तरह की एक चर्चा करना बिल्कुल ही बेशक कठिन काम है। जो हमारा पुराना मॉडल है और शिक्षा, जो आमतौर पे हमको कई स्कूलों में नजर आता है कि एक करिकुलम है, आपके पास एक किताब है, उस किताब को आपको एज इट इज पढ़ा देना है, उससे अलग है ये मॉडल, क्योंकि यू आर रिस्पॉन्डिंग टू द चाइल्ड। आप बच्चे की नीड्स के हिसाब से आपको रोज अपनी एक पोजीशन बदलेंगे और आप बच्चे का जवाब देंगे। ये बहुत ही थिंकिंग एक रोल है। आप सोचे विचारे रिफ्लेक्ट करे बिना आप ये नहीं कर सकते। तो इसमें ऐसे टीचर्स चाहिए जो टीचर्स रोज इस पर रिफ्लेक्शन करने के लिए तैयार है। हम लोगों के अपना, यदि मैं शेफ की बात करूं, क्योंकि शेफ की एक अपना कल्चर, शेफ बोलता हूं तो मैं स्टडी हॉल एजुकेशनल फाउंडेशन का एक्रोनिम छोटा करके बोल रहा हूं। तो हमारे यहाँ का एक कल्चर है, हमारे यहाँ जो टीचर्स आए हैं, मुझे लगता है वो दे आर ब्रीदिंग क्रिटिकल डायलॉग्स। वो रोज इस तरह की चर्चाएं स्टाफ रूम में भी कर रहे हैं, क्लासरूम्स में भी कर रहे हैं और ट्रेनिंग्स में भी कर रहे हैं। तो यहाँ तो एक कल्चर बना है। लेकिन जब हम लोग के प्रोग्राम, जिस पंथ में मैं काम करता हूँ, आउटरीच प्रोग्राम्स हैं जो सरकारी स्कूलों में भी जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूल्स में भी जा रहे हैं, वहां पे हाँ कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को रेजिस्टेंस मिलता है। लेकिन क्योंकि हम लोग की ये जो पद्धति जो डॉक्टर उर्वशी साहनी जी ने बनाई 2003 से शुरू हुई, उसके अब डिविडेंड्स और उसके फ्रूट्स दिखते हैं। आज के समय में ये दिखता है कि अगर इस तरह की पढ़ाई हो तो उससे क्या अंतर पड़ता है। तो हम लोग इसकी वजह से, हम लोग के पास एक प्रूवन केस है, हमको दिखता है कि हमारी बच्चियां कहां तक पहुंच गई। इसके अलावा कई प्रशिक्षणों के बाद, जहां पे कई शुरू में काफी रेजिस्टेंस होता है, अंत में कई लोग प्रशिक्षण से ही निकल के आते हैं जो बताते हैं कि उनके जीवन में किस तरह की जेंडर से रिलेटेड समस्याएं रही, और उनको वो टीम से, जो टीम प्रशिक्षण दे रही है, उससे मदद भी मांगते हैं। तो जिसमें औरत और मर्द दोनों लोग आते हैं। कई लोग अपने परिवार की कोई समस्या लेके आते हैं, अपने किसी परिजन की लेके आते हैं, या अपनी ही समस्या लेके आते हैं। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं। तो इट इज अ वेरी पर्सनल एंड अ वेरी केयरिंग कनेक्शन। यदि किसी को पता है कि यदि मैं आपसे बात कर रहा हूं और आपको लगता है मैं आपके बारे में बिल्कुल केयर ही नहीं करता, तो आप कभी भी मुझे ना कुछ बताओगे, हम लोग कभी ऑथेंटिक तरीके से कॉन्वर्सेशन कर ही नहीं पाएंगे। तो दिस इज व्हाट डॉक्टर साहनी टर्म्स एज, इट इज अ यूनिवर्स ऑफ केयर। तो एक केयर का पूरा यूनिवर्स है। जब हम किसी के साथ काम करते हैं, हम उनके लिए केयर करते हैं, तो वो हमारे लिए केयर करते हैं, और फिर जब वो बच्चों के पास जाते हैं तो वो बच्चों के लिए केयर करते हैं। तो ये एक वैल्यू की तरह फ्लो करता है, और जब ये वैल्यू में आप इनको, ये वैल्यू सिस्टम में आप आ जाते हैं, देन इट वर्क्स। बट अगर आप कहें कि अगर सिर्फ एक लेसन प्लान निकाल के आप ले जाएं किसी एक ऐसे क्लासरूम में जहां ये वैल्यूज नहीं है, तो शायद वो चर्चा, शायद क्या, यकीनन वो चर्चा वैसी नहीं दिखेगी जैसी वैल्यू सिस्टम के अंदर दिखेगी। तो वैल्यू सिस्टम बनाने के लिए हम लोग प्रशिक्षण और बहुत ज्यादा क्लोज मेंटरिंग, रोज बात करना, इस पे डिपेंड करता है। हिमांशु जी। मैं इसको थोड़ा सा देखिए इस तरीके से जब देखता हूँ कि नो डाउट अगर इसके चैलेंज की बात करें तो चैलेंज हमारे पास डे बाय डे, जैसे आनंद सर ने बताया कि बहुत बहुत ज्यादा रहते हैं, और जिसमें हम कॉलेज के लेवल पे आते हैं तो ये चैलेंज जो है वो अलग तरीके के हो जाते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए जैसा आपने बोला कि अगर हम कॉलेज में स्टेक होल्डर्स की बात करें तो पेरेंट्स बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, बच्चे हैं और टीचर्स हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चों के साथ हम शुरुआती जो नए बच्चे एडमिशन्स लेते हैं उनके साथ जब हम कोर्स पढ़ाते हुए धीमे धीमे जब इस तरीके के क्रिटिकल डायलॉग्स करते हैं
तो जब वो घर में जाकर के इस तरीके के सवाल करते हैं तो उनके जो है पेरेंट्स का ये सवाल होता है कि पढ़ाई होती है कि या इसी तरीके की जो है कुछ जो है सवाल कर रहे होते हैं। ये एक बड़ा बहुत एक ऐसा कॉमन सा क्वेश्चन होते हैं जिसमें अभी उर्वशी मैम ने हमारे बच्चों के साथ जब फीडबैक लिया तो उन्होंने इस बात को बहुत ईमानदारी से जो है स्वीकार किया कि शुरुआत के दौर में उनको ये लगता था कि लगता है यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ इस तरीके के जो क्रिटिकल डायलॉग्स हैं या इस तरीके के सामाजिक मुद्दों पे बात की जाती है, लेकिन वो हमारे पढ़ाई का हिस्सा थे और जो है पेरेंट्स की तरफ से बहुत तरीके के जो है आते थे। लेकिन फिर बाद में उन्होंने ही इस बात को स्वीकार किया कि ये किस तरीके से हमारे जीवन को बदल रहे हैं। जैसे मैं छोटी सी बात बताऊं जिसमें मैंने बच्चों के साथ जो है जेंडर के ऊपर बात करना शुरू किया कि भाई देखिए जेंडर रोल किस तरीके से बने हुए हैं और क्यों लड़कियों के और लड़कों के काम बहुत अलग अलग तरीके से डिवाइड हैं। तो उसमें मैंने एक बार चाइल्ड मैरिज के ऊपर छोटी सी कहीं ये कोई बात की थी। तो देखिए है क्या, हमारा जो अभी पासिंग बैच है उन्हीं में से एक बच्ची थी जो खुद जिसकी चाइल्ड मैरिज हो रही थी और उसने हम लोगों को ये बताया कि सर मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और बिल्कुल भी मैरिज नहीं करना चाहती। तो ये बात हम लोगों ने फाउंडेशन में बताई और हमारा फाउंडेशन इस तरीके के मुद्दों पे काम भी करता है कि अगर कहीं किसी के ऊपर सेक्सुअल वायलेंस या चाइल्ड मैरिज हो रहा है तो उसके लिए बाकायदे हमारे पास एक विंग है, एक यूनिट है जो इन चीजों को देखता है। वहां से वो टीम गई और उसकी चाइल्ड मैरिज रुकवाई। पहले स्टेज पे क्या किया, उस लड़की ने पहले अपनी मैरिज रोकी, अगली बार 1 साल बाद उसी के गांव में किसी दूसरी लड़की की मैरिज हो रही थी तो चाइल्ड मैरिज हो रही थी, उसने उसको रोकने के लिए सीधे जो है हमारी यूनिट को, हमारा फाउंडेशन का जो डिपार्टमेंट है वहां उन्होंने फोन किया और वो चाइल्ड मैरिज रुकवाई। तो आप ये देख सकते हैं कि चैलेंजेस तो नो डाउट होते हैं हमारे पास, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन जो होता है वो इतना सुखद होता है कि जिसकी वजह से कितने भी तरीके के चैलेंजेस हमें लगता है हम लोग भूल जाते हैं। इसमें एक चीज और मैं जो जोड़ना भूल गया वो है कि हाँ कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जब बच्चे घर जाके सवाल पूछते हैं या कभी कोई ऐसी चीज निकल आ जाए जहां बच्चों के की सुरक्षा का मामला है, तो फिर टीचर्स और भी एजेंसीज जो हमारे साथ जुड़े हैं और जो साथी जुड़े हैं उन सबके साथ मिलकर उस पर एक्शन होता है। तो ऑफकोर्स अगर आप किसी का विवाह रोक रहे हैं, किसी बच्ची का 13 साल पे विवाह हो रहा है, तो रेजिस्टेंस तो आपको पूरी कम्युनिटी से मिलेगा ही, बट एट द सेम टाइम अगर आपने एक का रोक दिया तो उस कम्युनिटी में फिर किसी की हिम्मत नहीं होती, सबको समझ में आ जाता है कि ये गलत है। तो इस तरह का भी एक सामाजिक और एक पेरेंट्स का भी रेजिस्टेंस रहता है, बट वो ही काम है और वो एक बार जब आप उसको ओवरकम कर लेते हो तो पूरी कम्युनिटी में एक मैसेज जाता है कि क्या सही है और क्या। एक बार थोड़ा सा आपको अभी जो आनंद सर ने बताया, जो एक आपने चैलेंज की बात की कि हमें क्या डेली सीखना पड़ता है, तो नो डाउट मैं बताऊं जब बच्चों के सवाल होते हैं तो वो इतने कई बार कठिन हो जाते हैं कि हमें भी उसका जवाब देते नहीं बनता है। जैसे एक बार एक छोटे बच्चे ने जो है यही कॉलेज के बच्चे ने जो है सवाल किया कि सर हम दलितों के साथ जो 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 आपके एससी हैं उनको हम छूते नहीं हैं, टचबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हम पैसे ले लेते हैं उनके साथ, तो आप बताइए ये क्या है, इसको किस तरीके से हम देखें। तो ये कुछ इस तरीके के ऐसे बहुत गंभीर सवाल आ जाते हैं, फिर वो जेंडर से रिलेटेड आ जाते हैं कि सर ये जो है अगर मान लीजिए अगर मैं अपनी बहन के लिए जो है अगर कोई काम कर रहा हूँ, अगर उसके लिए सेफ्टी पैड लेके आ रहा हूँ तो मुझे समाज क्यों गलत देखता है। तो कई बार बच्चे हमसे पलट के सवाल करने लगते हैं, तो कई बार हमारे लिए बड़ा जो है उसकी आती है कि जिसको हमें बहुत जो है उस तरीके से जो है जवाब देने पड़ते हैं। तो इस तरीके के चैलेंजेस सर दोनों तरफ से रहते हैं मुझे लगता है। दिव्यांशु सर। हाँ, वैसे तो आपने कुछ हद तक उस चीज़ को कवर कर दिया। एक फिर भी उस एंगल पे मैं कि जो यूथ है या जो भी आपके ऑडियंस आ रहे हैं, जो बच्चे हैं, उनका रोल आप कैसे देखते हैं लर्निंग के प्रोसेस में। तो मैं देख रहा हूँ कि ठीक है डायलॉग हो रहा है, बैक एंड फोर्थ चीज़ें हो रही हैं, बट जब आप ऐसी स्पेस क्रिएट कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली एक विजन देखते होंगे कि वो स्पेस से निकल कर जाएंगे तो वो क्या चीज़ें कर रहे होंगे, क्योंकि आप चलिए टीचर कम एक्टिविस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं वहाँ पर, बट क्या वो वहाँ से निकलेंगे तो उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उनको जॉब चाहिए, उनको चीज़ें करनी है, उनको लाइफ में कुछ बनाना है अपने। बट उसके साथ जो आपने उनके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, उसमें आपको लगता है कि वो अपनी लाइफ और दूसरों की लाइफ में जो चेंजेस ला रहे हैं, तो उसमें आप उनका क्या रोल देखते हैं कि वो क्या उसको डेवलप करेंगे आगे जाकर, क्या वो दूसरी ऐसी स्पेसेस क्रिएट कर पाएंगे जहां पर वो कर रहे हैं, या फिर एक लर्नर के तौर पे ही उनका है कि, क्योंकि अक्सर एम्पावरमेंट की एक जो हल्की शैलो डेफिनेशन होती है उसमें होता है कि एम्पावर कर दिया मतलब वो अपनी लाइफ को स्टेबल बना सकते हैं और उनको कोई एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। बट सोसाइटी में जब हम विद इन कम्युनिटी रह रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन भी एक कम्युनिटी चीज़ है कि एजुकेशन हम लेते हैं तो हम कम्युनिटी के साथ कैसे जीना हम वो सीखते हैं,
बट जो चैलेंजेस हैं वो भी हमें फ्रॉम कम्युनिटी ही आ रहे हैं। सो आप उसमें उनका क्या रोल देखते हैं कि जब वो कम्युनिटी से एंगेज करेंगे तो वो क्या होगा विद इन दैट स्पेस, और उस स्पेस के बाहर निकलकर वो कैसे हैंडल करेंगे उस सिचुएशन को? मैं इसका आंसर जरा आनंद सर आप दे रहे हैं क्या? मैं बस एक आपने क्योंकि इसमें 2-3 सवाल पैक्ड हैं आपने, और मैं बड़ा क्विकली, आपने एक एम्पावरमेंट पूछा, फिर ये बच्चे बाहर निकल के कैसे एक समाज का हिस्सा बनेंगे। मैं एक एम्पावरमेंट की परिभाषा जो हमारी संस्था की भी है, डॉक्टर साहनी ने दी, और वो किस तरह से देखते हैं, मैं उसको सबसे पहले सवाल का जवाब देने के पहले वो एक स्टैब्लिश करना चाहूंगा कि उन्होंने एम्पावरमेंट को ऐसे देखा है कि every person is equal and autonomous and worthy of respect. Each child is equal and autonomous and worthy of respect. तो ये जो वर्दी, इक्वल एंड ऑटोनॉमस तो समझ में आता है कि हम बराबर हैं और हमारे पास अपने जीवन के अधिकारों का, जो बात जैसी बात आपने भी बोला, लेकिन वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट समझना बहुत जरूरी है कि मेरा अपना एक स्वाभिमान है और मेरी अपनी एक स्थान है और वो मेरे को सम्मान अपना चाहिए। तो ये एक क्रिटिकल तरीका है, क्योंकि ये समाज, जब तक आप समाज को नहीं देखेंगे आप अपने आप को भी नहीं समझ पाएंगे। कई विचारकों ने ऐसी बात बोली भी है कि जब अदर है तभी मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, जब अदर ही नहीं है तो मैं क्या हूँ। तो हमको अपने समाज का हिस्सा है, हमको समाज में ही रह के देखना है, और समाज में कई तरह के ढांचे हैं, अगर हम उसको नहीं समझेंगे तो एक ऐसी शिक्षा में निकल के भी हम जाएंगे तो हम एक बहुत बड़ी मशीन में एक छोटा सा हिस्सा बन के वहां पे किसी भी तरह का अगर हमारा एक्सप्लॉयटेशन होगा, किसी भी तरह का हमारे साथ गलत हो रहा होगा, या मान लीजिए एनवायरमेंटली ही हमारा पूरा समाज हमारे उस काम से भी सड़ रहा होगा, हम कभी उस पर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, हम कभी उस पर चिंतन नहीं कर पाएंगे, हम कभी उस पर किसी भी तरह का एक मुहिम नहीं चला पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। जो बच्चे इस पद्धति से निकल के आते हैं उनका तो हमारे पास एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। तो जो बच्चियां प्रेरणा गर्ल्स स्कूल से पढ़ के निकली, आज के समय में वो सब देश के सबसे अच्छे कॉलेजेस में गई, मिरांडा हाउस से लेके विदेश तक पढ़ने गई बच्चियां, उनको पूरे 1-1 साल के स्कॉलरशिप मिले, जहां विदेश में भी पढ़ा उन्होंने, अमेरिका में जाके 1-1 साल पढ़ाई की, लौट के आके कईयों ने अपना बिजनेस भी शुरू किया, जहां उन्होंने और लड़कियों को हायर किया, अपने ऑफिसेज रेंट पे लेके वहां पे चला रहे हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियों से लेके कई बच्चियां हमारे यहाँ ही काम कर रही हैं, कई बच्चियां हैं जिन्होंने सिर्फ इसी पद्धति को अपने पूरे जीवन में उतारा और आज जो है क्लासरूम में भी जाके काम कर रहे हैं। तो वर्कफोर्स में भी देखिए हमारे यहाँ इतने सारे पढ़े लिखे बच्चे निकलते हैं, बीटेक भी हैं और पीएचडी भी करे लोग हैं, जिनको हम लोग आज एम्प्लॉय नहीं कर पा रहे हैं। क्या गैप है जो हमारी शिक्षा है और जो हमारी जरूरतें हैं? ये गैप यही है कि हम लोग को चिंतन करने वाले लोग चाहिए जो हमारे जीवन को समझ पाए और लोगों के साथ काम कर पाए। आज के समय में अभी ये 21st सेंचुरी स्किल्स में कई तरह की स्किल्स भी लेकर आ गई हैं कि यू शुड हैव एन एबिलिटी टू नेगोशिएट। ये सब जब क्रिटिकल डायलॉग हो रहा है तो ये सब हो रहा है। हमारे यहाँ तो काफी समय से हो रहा है, 21st सेंचुरी स्किल तो अभी पब्लिश हुए 3-4 साल पहले। तो इतने समय से ये पद्धति चल के आ रही है और इसमें ये सब चीजें ऑलरेडी हैं और ये इस तरह की ही स्किल है जो मिसिंग है। बाकी आप भी, मतलब हम तीनों लोग यहाँ पे हैं, हम लोगों ने जो पढ़ाई की और जब हम लोग पहली बार काम करने गए तो सबसे ज्यादा जो पहले 1 साल में सीखा वो शायद हम लोगों ने 3 साल की पढ़ाई में उतना नहीं सीखा था। एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जरूर मिलता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पढ़ाई जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी है। वो 3 साल की पढ़ाई में हम लोग बहुत चीजें, लेकिन जो चीजें सीख रहे होते हैं, जिस तरह की चीजें, वो बहुत सोशल है, बहुत अपने आसपास के लोगों से बात करना, उनको समझना, जो सबसे ज्यादा काम आता है। और बिल्कुल ऑफ कोर्स करिकुलर कंटेंट की भी जरूरत है, लेकिन हमें ये सब सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना जरूरी है। हिमांशु सर आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो अभी दिव्यांशु सर का सवाल था कि यूथ को किस तरीके से जरा देखा जा रहा है या देखते हैं, तो मैं बताऊं कि जितने भी हमारे यहाँ के बच्चे हैं, जब उनके साथ इस तरीके से संवाद होता है, इस तरीके से जब बात होती है, तो मैं उनको सोशल चेंज के एक बड़े एजेंट के तौर पे देख रहा हूँ। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ बड़े एजेंट के तौर पे, क्योंकि वो बच्चे सिर्फ अपने अंदर बदलाव नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो बच्चे अपने घर के अंदर भी उसी तरीके की क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। जैसे मैं छोटी छोटी आपको बात बताऊं, बच्चे जैसे सवाल भी करते हैं, लड़के सवाल करते हैं कि ये जो है दीदी काम क्यों कर रही है, मम्मी काम क्यों कर रही है, मैं क्यों नहीं कर सकता, दीदी जो है, बहन जो है वो बाहर नहीं जा सकती। इवन जिस समय हम जो है कास्ट के ऊपर बात करते हैं तो बच्चे वो भी सवाल करते हैं कि हम ये काम क्यों नहीं कर सकते या ये काम क्यों किया जा रहा है। जैसे मैं बात बताऊं, अभी हाथरस वाला जो आपका जो है केस हुआ, उसमें बच्चों ने बाहर जाकर के खुल करके बात की जा करके कि हम एक तरफ तो हम एक ऐसा समाज बनाने की बात कर रहे हैं जहां बोल रहे हैं
कि बेटियां सुरक्षित हैं हमारे लिए, ठीक है, बेटियों को पढ़ाया जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरीके के हमारे पास सरकारी योजनाएं हैं, लेकिन वो धरातल पे क्यों जो है सफल नहीं हो पा रही है। अगर ये बच्चे अपने घर पे सवाल पूछ रहे हैं, अगर वो पब्लिक स्पेस में सवाल पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग किसी ना किसी तरीके से एक सफलता की तरफ जा रहे हैं। जिसमें बहुत सारे बच्चों ने जो है जैसे मुझे बताया कि अगर वो किसी शॉप में खड़े हैं, अगर वो सामान लेने गए, अगर वो इस तरीके के डिस्कशन का हो रहा है तो वहां पर रुक करके उनके साथ बात करते हैं और उनके साथ एक दो जो है इस तरीके के सवाल छोड़ देते हैं, जिससे वो जो भी वहां पे लोग हैं वो जरा उसको सोचें। मैंने उनको जैसे बहुत साफ साफ बोला है, देखिए किसी भी तरीके की बहस में हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ उनके पास कुछ इस तरीके के सवाल छोड़ देने हैं जिसमें वो जो भी लोग पब्लिक फोरम में है, पब्लिक स्पेस में है, जरा वो उसको सोच पाए। क्योंकि देखिए बड़ी एक बात है कि लोगों को डिस्टर्ब करना, बड़ी एक बात है कि जो उन्होंने पहले से उनके पास चीजें हैं उसके बारे में बताया जाए कि देखिए इस तरीके से नहीं है, ये इसका इस तरीके से भी हो सकता है। और एक बड़ी एक जो इंपॉर्टेंट बात है, जो बच्चे भी जो है बच्चे समझ गए हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे समझ पा रहे हैं कि किसी भी समस्या को समस्या के तौर पे देखना सबसे पहले जरूरी है। और आज की तारीख में अगर बच्चे वो देख पा रहे हैं तो मुझे लगता है पहली जीत है, और दूसरे को अगर वो दिखा पा रहे हैं तो वो सेकेंड लेवल की हमारी जीत है। शुक्रिया सर। इसका मैं थोड़ा फिर से टॉपिक से थोड़ा सा हटके एक बार मैं पॉलिटिक्स का एंगल भी इसमें ओपन करना चाहूँगा, क्योंकि अगर हम यूथ की बात कर रहे हैं, हम इस समय ग्लोबली भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो एक रिएक्शनरी पावर है वो राइज पर है। पूरी दुनिया में हम इस तरह के रिएक्शंस देख रहे हैं, पॉलिटिकल लेवल पे खास तौर पे। तो इंडिया को अभी बहुत तारीफ की जा रही है कि 2020 में यहाँ की यूथ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगी और एक यूथ लेड कंट्री होगा। बट ऐसी स्पेसेस के लैक में, जहाँ ऐसी स्पेसेस नहीं हैं हमारे घर में, हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे दोस्तों के साथ भी, इनफैक्ट अगर आप दोस्तों के साथ, इन्हीं यूथ में होता है कि अगर वो दोस्तों के साथ इस तरह के टॉपिक, चाहे वो हाथरस वाले केस हो, अगर वो खोलते हैं तो या तो कोई बात नहीं करना चाहता है या डिस्कशन का कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। सो ऐसी स्पेसेस की कमी की वजह से आपको क्या लगता है पॉलिटिकल सिनेरियो पर हमारे कितना इम्पैक्ट पड़ता है और आगे जाकर क्या हो सकता है अगर ऐसी स्पेसेस हम नहीं क्रिएट कर रहे हैं तो? मैं इसमें दिव्यांशु एक और छुपा हुआ सवाल है कि हम ऐसे कॉन्वर्सेशन करें ही कैसे। ये ये कॉन्वर्सेशन भी अपने आप में एक तरह का क्रिटिकल डायलॉग है, क्योंकि अक्सर आप सही कह रहे हैं, आज के समय बहुत ही पोलराइजिंग होता जा रहा है। आप एक पक्ष पे खड़े होते हैं, आपको ऑलमोस्ट लगता है कि ये पॉलिटिकल लाइंस पे ये इशू डिवाइडेड है, जो पॉलिटिकल लाइंस पे नहीं डिवाइडेड है, कि औरतों के लिए देश अभी नहीं सुरक्षित है। ये बात किसी भी तरह से आपकी पॉलिटिकल एलिजेंस पे नहीं है, ये मुद्दा जरूरी है। एट द सेम टाइम ये मुद्दा कहीं भी हमारे बैलेट में नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसका ये प्रमुख मुद्दा हो। हमारे यहाँ हर मुद्दे के लिए एक पार्टी खड़ी है, जिसको आप कह सकते हैं ये सब जगह है। दिस इज वो अंग्रेजी में फ्रेज है ना, एवरीवन्स बेबी इज नो वन्स बेबी। तो सबके मैनिफेस्टो में कहीं ना कहीं 15वां या 16वां एक पॉइंट होता है महिलाओं की सुरक्षा, और उसमें 1-2 पॉइंट लिखे होते हैं, और ये पूरी तरह से खो जाता है। मैं इन डायलॉग्स को बहुत अपने आसपास के मित्रों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने कजन्स के साथ, सबके साथ मैं इस पे चर्चा करता रहता हूं, और मैं उनके साथ एक कोशिश करता हूं एस्टैब्लिश करने की कि ये समझना कि देश के क्या मुद्दे हैं, ये बहुत जरूरी है। तो हम लोग एक डेमोक्रेसी हैं, हम लोग बराबर हैं। देश में हमारे यहाँ एक रूलिंग क्लास होता है जो हमारे वोटों से बन के आता है। इस रूलिंग क्लास को हमें किसी ना किसी तरह से, उनको वोट पाने के लिए हमें किसी ना किसी तरह से बांटना पड़ता है। वो बंटवारा हमारे यहाँ जाति के वर्ग उस पे होता है, जाति पे हो रहा है, इसके बाद हमारे यहाँ धर्म पे भी हो रहा है, उसके बाद रीजन से भी होता है। कई तरह की हमारी ऐसी आइडेंटिटीज पे हमको तोड़ तोड़ के बनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि हम कौन है, हमारी अपनी आइडेंटिटी क्या है और हमारे क्या मुद्दे हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे औरतों का ही मुद्दा अगर हम लोग देखें, आज तक वो बैलेट पे नहीं आ पाया है, क्योंकि औरतों का जो वोट है वो उनके जो भी उनके घर का मुखिया है उसके साथ बंधा हुआ। अगर घर का वोट एक पार्टी को जा रहा है तो उसी पार्टी में चला जाता है, उनके पास अपना इंडिपेंडेंट वोट आज तक नहीं आया है। जो डॉक्टर साहनी भी कहती हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो बोला गया स्वराज हमारा अधिकार है और हम लेके रहेंगे, लेकिन आज के समय में औरतों को स्वराज का अधिकार मिला कि नहीं मिला, अगर वोट उनका बंधा हुआ है, उनकी पॉलिटिकल इमेजिनेशन को ही रोक दिया गया है कि तुम्हें नहीं सोचना है किसको वोट देना है, वो बता दिया जाएगा, तुम्हें बाहर नहीं निकलना है,
अंधेरा होने के बाद और रोशनी होने के बीच में 12 घंटे का समय होता है, आधा दिन है। आधे दिन के लिए हमारे देश की सड़कें नहीं अवेलेबल है। मैं इन मुद्दों को किसी से भी जब मैं बात करता हूं, मैं समझाने के लिए कोशिश करता हूं कि इसके लिए बहुत सॉलिड नंबर्स हैं जो हमारे सामने अवेलेबल हैं, उनको दिखा के ये समझाने की कोशिश करूं कि ये समस्या कितनी बड़ी है। आमतौर पे ये इन तरह की डिबेट जब पार्टीशन लाइंस पे या पॉलिटिक्स में उलझ जाती है तो चीजें इतनी ब्लर हो जाती है कि समझ में नहीं आता कि हम पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हम एक सही में समस्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। समस्या इतनी गंभीर है कि भारत का जो सेक्स रेशियो है अगर हम उसे देखें मोटा मोटा, आप डिपेंडिंग ऑफ किस समय का डेटा लें, अगर सेंसस का लें 2011 का या अभी का कुछ रिसेंट डेटा आया है, मोटा मोटा 2% से 2.6% आपको औरतें 50% होने से कम दिखाई देती। तो एक बहुत ही लाजमी सवाल है कि अगर हमारे देश का 2.2% मान ले, 2% भी लेके चलेंगे तो मोटा मोटा 3 करोड़ लोगों की आबादी बनती है। ये 3 करोड़ लोगों की आबादी हमारे देश की कहाँ है? क्योंकि नेचुरली अगर देखें, नेचुरल सेक्स रेशियो हर देश का अलग अलग होता है। यूजुअली औरतों के फेवर में होता है, औरतें ज्यादा होती हैं, मेल कम होते हैं। हम अगर 50-50 से भी देखें तो 2%, अगर हमारे देश की 2% जनसंख्या नहीं है, खत्म हो गई है, तो ये मुद्दा सही में बहुत अर्जेंट है, किसी भी और मुद्दे से ज्यादा अर्जेंट है। इसकी अर्जेंसी को हम डिनाई नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स रेप भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, इक्वल पे भी बड़ा मुद्दा है, लेकिन जब 2% जनसंख्या को पैदा नहीं होने दिया जा रहा है और ये इतना एविडेंट है और एविडेंट हो के भी हमें नहीं दिखता, तो इस तरह के जो तथ्य हैं जो हमारे सामने बिल्कुल बिखरे हुए हैं, उनको दिखाना, उस पर बात करना बहुत जरूरी है। इसको ऐसी जगह ला पाना जहां ये मुद्दा द्वंद्व का रह ही ना जाए, क्योंकि जब आप ऐसे एविडेंस दे पाते हैं तो इसमें अब कोई डिबेट की बात नहीं होती कि अब तो औरतें स्कूल में भी हैं, अब तो यूनिवर्सिटीज में भी हैं, अब तो काम भी कर रही हैं, लेकिन 2 करोड़ मर भी तो रही हैं। तो ये मुद्दा तो इससे ज्यादा अर्जेंट क्या हो सकता है मुझे नहीं पता। इस समय देश में सुरक्षा तो है ही है, और इतनी बड़ी जनसंख्या, मुझे नहीं लगता कि इतिहास में इतने लोग कभी भी इस तरह से मारे गए। लोग बोलते हैं देश के लिए कि हम लोग का देश औरतों को नफरत करता है, और सही में अगर ऐसे नंबर्स देखें तो लगता है कि कोई भी इंसान जिसके अंदर कॉन्शियस है वो इतने लोगों की मौत कैसे देख सकता है कि पैदा नहीं होने दिया गया। इसी प्रकार से मैं कई बार अपने कई टीचर्स से भी जब बात होती है, अपने प्रियजनों से भी बात होती है, अगर उनसे कभी बोलो कि औरत शायद सबसे बुरी जगह है, भारत शायद सबसे बुरी जगह है इस समय औरत होने के लिए, तो उनका पहला रिएक्शन ये होता है कि ये तो मेरा देश है, मेरे देश के लिए बुरा बोला गया, तो मुझे इसे बचाना है, तो ये गलत है। फिर हम लोग कंपेयर करने शुरू कर देते हैं कि कोई इस्लामिक नेशन को ले ले या किसी और नेशन को ले ले कि वहां बड़ी बुरी स्थिति है। कहीं पे भी जिन देशों की हम लोग बात करते हैं वहां की जनसंख्या इतनी नहीं है जितनी औरतें यहाँ मर गई। तो इन समस्याओं को समझने के लिए मोटा मोटा 3 करोड़, मैंने बात की 3 करोड़, इन सारे देशों की जनसंख्या मोटा मोटा 3 से 5 करोड़ में आपको मिलेगी। तो इसका स्केल कितना है, क्योंकि कई बार तो कहते हैं परसेंटेजेस में देख लेते हैं हम लोग कितना है, लेकिन ये समस्या थोड़ी यूनिक है, हमारे यहाँ की है। बाल विवाह है, 3 में से 1 बालिका वधू हमारे देश में। तो इस तरह की जब नंबर है तो एकदम शर्मसार हो जाना चाहिए हम लोगों को। और सबसे बड़ा जो हम लोग हर साल इंडियाज डॉटर कैंपेन चलाते हैं, इंडियाज डॉटर कैंपेन में सब बच्चियों को जोड़ते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, मार्चेस भी करते हैं, और हर बार हम लोग एक ही कोशिश करते हैं कि इस पे चर्चा करें, जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स को भी बुलाते हैं कि औरतों के मुद्दों पे अभी तक पॉलिटिकल फ्रंट क्यों नहीं बन पाया। और इसका कारण एक ये भी है कि औरतों का वोट अभी उनके पास नहीं आया। लेकिन जब तक हम लोग ये चर्चा नहीं करेंगे, और ये इसमें बहुत बड़ा रोल देश के मर्दों का है कि ये, क्योंकि हम लोग के पास सत्ता है, हमारे पास प्रिविलेज है, और हमको जो सही काम करना है वो ये करना है कि अपनी प्रिविलेज वहां यूज करनी है जहां प्रिविलेज नहीं। तो इन कॉन्वर्सेशंस को देश के मर्दों को ही आगे ले जाना है। तो जो भी देख रहे हैं, और इसमें जितने भी मर्द हैं, जितने भी आदमी हैं और जितने भी लड़के हैं, सबसे अनुरोध है कि इन मुद्दों को अपने लोकल पॉलिटिशियंस, अपने जो भी आपके यहाँ प्रचार करने आते हैं इलेक्शन के समय में, पूछें कि ये मुद्दा क्यों नहीं है, और इस मुद्दे को उजागर करें। हिमांशु सर। मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से देखता हूँ कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो अभी शुरुआत में आनंद सर ने एक बात बोली थी कि पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, राजनीतिक चेतना, और एक अगला शब्द है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो कई बार पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन शब्द को बड़ा लोग जो है गलत तौर पे लेते हैं। उनको लगता है कि हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें
और फिर आप MP MLA का या जो है चुनाव लड़ें, बल्कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इससे कहीं ज्यादा बड़ी एक जो है अपने आप में शब्द है, बहुत बड़ा एक डिस्कोर्स है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। तो सारे यूथ को मुझे लगता है कि ये सारी चीजें करनी चाहिए। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मैं अपने दोस्तों के साथ, जैसे कई बार तो आपके साथ और मस्तूर सर के साथ बात होती है, आनंद सर से बात होती है, इवन जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं या जो और भी जो हमारे दोस्त हैं उनके साथ इस तरीके की बातें बहुत बहुत ज्यादा होती रहती हैं। और कई बार इसी में मैं बताऊं कि कई बार हमें लैंग्वेज को भी जरा समझने की बड़ी इंपॉर्टेंट कोशिश करनी चाहिए कि किस तरीके से ये चीजों को जो है बनाती है। जैसे अभी उर्वशी मैम का एक सेशन था जिसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात, उन्होंने एक बात बोली कि हमारे यहाँ प्रतिदिन 87 महिलाओं के साथ रेप होता है, लेकिन अगर इसको हम इस तरीके से लिखें कि पुरुषों द्वारा 87 महिलाओं का बलात्कार किया गया या होता है, तो हमने पुरुषों को यहाँ पे जो है केंद्र में लेके आए कि वो एक्यूज्ड हैं। हमें इस तरीके की जो शब्द है, इस तरीके के स्टेटमेंट हैं, वो हमें तैयार करने होंगे, अपने पब्लिक डिस्कोर्स में ले जाने होंगे, ताकि लोग ये समझ पाए कि प्रॉब्लम कहाँ है और किस तरीके से सारी चीजें करनी है। एक बात और कि जब भी हम इस तरीके के पॉलिटिकल डिस्कशन करते हैं तो हमें किसी भी तरीके की पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर जो है हमें लगाव या उससे अलगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो सारी पॉलिटिकल पार्टियों का मैनिफेस्टो होता कुछ और है लेकिन वो करते बहुत अलग तरीके की चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हमें सही मायनों में हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है, डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट करनी है, रिपब्लिक होने के नाते अगर हमें जिम्मेदार नागरिक बनना है, तो हमें अपनी ही उन पॉलिटिकल पार्टियों को चैलेंज करना होगा। जैसे बहुत छोटी सी बात है, जैसे एक दिन मैं जो है डेमोक्रेसी पढ़ा रहा था बच्चों को, तो बच्चे ने बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल किया कि सर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी क्यों नहीं है, विद इन डेमोक्रेसी क्यों नहीं है। अब ये एक ऐसा सवाल था कि मतलब आप समझ पा रहे हो कि जवाब मेरे पास था। तो मैंने उनसे बोला कि एक बार जरा आप खुद रुक के सोचें कि क्यों नहीं है। तो इस तरीके के जब सवाल आते हैं और जब पब्लिक के बीच में जाते हैं तो वो बहुत एक असर के तौर पे काम करते हैं, फिर लोग सोचने के लिए मजबूर होते हैं, विवश होते हैं। हाँ, मैं इसमें एक चीज़ और आपसे कहूँगा ऐड करने को कि खास तौर पे अगर हम मीडिया की भी बात कर रहे हैं, तो उसमें यूथ को, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन मतलब जो पोस्ट ट्रूथ एरा बोला जाता है कि आज के टाइम पर तो न्यूज़ है ही नहीं, सब सिर्फ गलत इन्फॉर्मेशन है, तो यूथ को आप मोटिवेट कैसे करते हैं? एक चीज़ है कि कैसे वो सही इन्फॉर्मेशन के थ्रू निकाले, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, वरना हमारी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग जो है वो फेल हो जाएगी अगर इन्फॉर्मेशन गलत है। तो वहाँ पर आप किस तरीके से उनको आप मोटिवेट कर रहे हैं चीज़ें देखने के लिए? क्योंकि इस समय वाकई में सिनेरियो काफ़ी ब्लीक है, बहुत ही डार्क सिचुएशन हम देख रहे हैं अपने देश में। सो यूथ को कैसे आप इंफॉर्मेशन के लिए मोटिवेट कर रहे हैं कि वो सही इन्फॉर्मेशन तलाशें और करें, और ख़ासतौर पे क्योंकि वो मीडिया में अगर आगे जाकर अपना करियर बना रहे हैं तो किस तरह के एथिक्स को उनको समझने की ज़रूरत है? देखिए, दो चीजें हैं कि अगर हम देखें तो मीडिया में हमारे पास एथिक्स बहुत होते हैं। अगर हम देखें तो एथिक्स का बाकायदे पेपर होता है, पढ़ाया जाता है, लेकिन जिसमें हम रिपोर्टिंग करने ग्राउंड लेवल में जाते हैं, मीडिया हाउस में काम करते हैं, तो उसको बिल्कुल भी उस तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा होता है। तो उसके लिए जरूरी वही है कि बच्चों के अंदर अगर हमने सही तरीके की समझ डेवलप की तो शायद वो जिसमें अगर अपने मीडिया हाउस में काम करेंगे जाकर के तो उस तरीके की चीजों को वो नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं छोटी सी बात बताऊं कि जब भी इस तरीके की बात होती है तो मीडिया लिटरेसी बहुत जरूरी है। जैसे मीडिया लिटरेसी की अगर हम बात करें तो हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो केस जो आपका कोर्स है BJMC का, उसमें मीडिया लिटरेसी नहीं है, लेकिन हमने मीडिया लिटरेसी को अलग से जो है उसको पढ़ाना शुरू किया है कि मीडिया को आप किस तरीके से देखें और सिर्फ एक व्यू पॉइंट को मत देखें। अगर आपको सही मायनों में देखना है तो वो सारे न्यूज चैनल भी देखें, जरा एक बार पेपर भी देखें, और जो इस तरीके की हमारे बहुत अच्छे वेब पोर्टल्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सोशल मीडिया में अगर आप देखें जाकर के, वेबसाइट देखें जाकर के, तो कुछ वेब पोर्टल्स बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें मैं एक दो का नाम जो है अगर मैं चाहूं तो बहुत जो है साफ साफ तौर पे ले भी सकता हूं। न्यूज लॉन्ड्री करके एक वेबसाइट है, इसके अलावा ADR है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जिसने एक ऐसी वेबसाइट है जिसने हमारे सारे जो हमारे लेजिस्लेटिव जो हमारे मेंबर्स हैं, चाहे वो स्टेट के हों चाहे वो नेशनल के हों, उनका पूरा रिकॉर्ड उसने डाला हुआ है कि इनके ऊपर कितने अपराध हैं, इनके ऊपर कितने रेप के केसेस हैं, इनके ऊपर कितने क्रिमिनल के केसेस हैं। तो वो सारी चीजें मैं बच्चों को बहुत ज्यादा बोलता हूं कि आप देखें जाकर के, ताकि आप अपने MP को जान पाएं। तो ये बड़ा जरूरी है बच्चों के अंदर इस तरीके की चीजें करना। और कई बार बच्चे ही मेरे पास आते हैं
कि सर टीवी में ये दिखाया गया था और फला वेबसाइट में इस तरीके की बात थी, जब मैंने इसको और सोर्सेस से चेक किया तो इतने तरीके के व्यू पॉइंट मिले। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चे इतने डिफरेंट तरीके के व्यू पॉइंट को लेके आ रहे हैं, और फिर उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किस बात को वो सही समझें। तो जरूरी ये होती है कि जो अभी जो है आनंद सर ने बात बोली थी कि पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स है उसको हमें थोड़ा समझना होता है कि सत्ता कहाँ है, पावर कहाँ है। तो जो एक इंपॉर्टेंट बात है, जब आप पावर को समझ जाएंगे तो पूरा गेम आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से ये चीजें चल रही हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चों को हम इस तरीके से भी बताएं कि सिर्फ एक व्यू या एक एंगल के साथ आगे ना बढ़ें, और अपनी नौकरी करने के लिए वो उनके अपने जो पर्सनल वैल्यूज हैं, जो उनको एथिक्स है, वो किसी भी तरीके के दांव पे ना लगाएं। और वो मुझे लगता है बच्चे कर रहे हैं, जैसे आपने खुद भी देखा होगा, आप बहुत सारे ऐसे बच्चों से मिले हैं, तो वो बच्चे बिल्कुल उस तरीके की चीजें मुझे लगता है कर रहे हैं। लेकिन अगर ये चीजें की जाती हैं तो उसको वो सीखते हैं। मैं इसमें एक चीज और जोड़ूंगा, हिमांशु सर ने बहुत सही जवाब दिया। इस समय सैडली पूरे विश्व में ही ऐसा समय है कि एजेंडा लेस मीडिया नहीं एग्जिस्ट करता है। एवरीबडी फील्स कि देयर इज एन एजेंडा दैट अ न्यूज चैनल हैज, और वो उनकी पॉलिटिकल लीनिंग बता देते हैं, और उस हिसाब से अगर आप एक पक्ष का मीडिया देखते हैं तो आप दूसरे पक्ष का मीडिया नहीं देख रहे होते। तो दिस इज अ सैड टाइम। आई डोंट नो कि पहले भी होता था कि नहीं, लेकिन हम अब अपने समय के लिए कह सकते हैं कि ये काफी हद तक और पोलराइजिंग होता जा रहा है। मेरे पास कुछ समय पहले एक सवाल था जो मैं अपनी मेंटर डॉक्टर सानी से मैंने एक बार पूछा था, और मुझे लगता है वो यहाँ पे बहुत सही जवाब की तरह फिट होता है। कि मैंने उनसे कहा था, मुझे बहुत दुख था कि एक हिस्ट्री का चैप्टर बदला जा रहा है। तो मैंने उनसे बोला था कि तो मेरा सेंटिमेंट ये था कि ये गलत हो रहा है, और ऐसे हिस्ट्री को बार बार बदलने का क्या मतलब है, हिस्ट्री नहीं बदली जानी चाहिए ऐसे। तो उन्होंने मेरे को बड़ी अच्छी एक सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि देखो, हिस्ट्री विल ऑलवेज बी अ वर्जन ऑफ समवन। किसी ने अपना एक वर्जन लिखा है, तो हो सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टी आए बदल दे, हो सकता है कोई डिपार्टमेंट में कर्मचारी आए जिसको कुछ लगता हो कि ऐसे नहीं होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए। हिस्ट्री बदलती रहेगी, ये एक इनएविटेबल रियलिटी है, ये हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, ये होगा ही होगा। तो जरूरी ये है कि हम लोग बच्चों को ये सिखाएं कि कैसे हम लोगों को इस हिस्ट्री को क्रिटिकली पढ़ना है। क्रिटिकली पढ़ने का क्या मतलब है, देखिए, इसलिए मैंने शुरू में भी बोला था कि जब हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, एक तरह की क्रिटिकल थिंकिंग है जो प्योरली टेक्निकल है। कि यदि मैं आपको ये कागज दिखाता हूँ और इस कागज पे अगर क्रिटिकल थिंकिंग के सवाल पूछे जाए, तो इंसान पूछ सकता है कि ये कितने जीएसएम का है, कितना वजन है, किस पेड़ से बना है, इसकी डाई कौन से उससे बनी थी, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। ये सारे एक तरह के टेक्निकल सवाल है। वेराज जब हम लोग इसको सोशली और पॉलिटिकली चार्ज्ड क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, तो सोशल का मतलब है लोगों से जुड़ा। तो ये लोगों से कैसे जुड़ता है, तो सबसे पहली चीज है कि इसको बनाने वाले को कितना पैसा मिला और इसको बेचने वाले को कितना पैसा मिला। इसके बाद जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, क्योंकि इसमें सत्ता की बात हुई कि सत्ता किसके, जब सोशली एंड पॉलिटिकली, और पॉलिटिकल का मतलब सत्ता है, तो इस पे जो लिखा है वो किसने लिखा, उसके लिखे से किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है, किसकी सत्ता बढ़ रही है, कितनी सत्ता घट रही है। इस तरह के सवाल सीखने के लिए बच्चों को करना, यही होता है क्रिटिकल डायलॉग। तो जब बच्चे इस तरह के सवाल पूछने लगते हैं, तो न्यूज को भी वैसे पढ़ेंगे कि ये जो न्यूज लिखी है, ये किसने लिखी, किस विचार से लिखी, किसके लिए लिखी गई है, अगर ये सच है तो किसकी तरफ से हो रहा है, अगर ये झूठ है तो किसकी तरफ से हो रहा है। इस तरह से न्यूज को भी खोल के अनपैक कर पाना, ये समझना, ये हमारी डेमोक्रेसी को अगर जिंदा रखना है, तो मुझे लगता है कि साइंस, मैथ, पॉलिटिकल साइंस, ये सब पढ़ाने से ज्यादा इस समय जरूरी है ये समझ पाना कि कितना जरूरी है इस तरह की एक पढ़ाई होना। सारा करिकुलम बेकार हो जाएगा, सारी पढ़ाई बेकार हो जाएगी अगर हम लोग डेमोक्रेसी को ही खो देंगे और हम लोग वापस एक अराजकता में चले जाएंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो छोटी सी बातचीत करके, और मुझे पर्सनली मुझे लगता है मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इस पूरे डिस्कशन में अभी तक, और क्रिटिकल थिंकिंग के भी नए नए डायमेंशंस आपने खोले हैं, वो बहुत शानदार था। आगे चलते हुए बस एक आखिरी सवाल जो मैं करना चाहूँगा स्पेसिफिकली, कि अगर कुछ पॉइंट्स में, और पॉइंट्स में तो मैं अगर आप बुलेट पॉइंट्स में दे सकें तो बहुत शानदार है। हम समझ रहे हैं कि हर जगह के अपने चैलेंजेस होंगे, लेकिन क्या तरीका हो सकता है कि आम लोग भी जो एक्टिविस्ट या टीचर नहीं है या उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं, वो कैसे अपने आसपास, अपने घर में, अपने दोस्तों के बीच में ऐसी स्पेस क्रिएट कर सकें। क्या मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हैं वो बाहर बिना किसी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के, वो क्या स्टेप्स उठा सकते हैं। सो अगर कुछ आइडियाज आप लोगों के दिमाग में हो जो आप शेयर करना चाहें एज एन एडवाइस।
मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक मेरे पास आइडिया आ रहा है, वो कहीं तुरंत खो ना जाए, इसलिए आनंद सर पहले मैं उसको जो है जवाब दे देता हूँ। जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो जैसे ये अभी आपने डिस्कशन किया, तो मुझे लगता है इस तरीके के हमें डिस्कशंस को और आगे ज्यादा से ज्यादा हमें करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में हमें ले जाना पड़ेगा। जैसे अगर छोटी छोटी कोई भी अच्छी चीज हो रही है, कि अगर उसको हम जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ले जाएंगे तो वो चीजों को समझ पाएंगे कि अच्छा इस तरीके से भी चीजें देखी जा सकती हैं, इस तरीके से भी चीजें की जा सकती हैं, तो वो भी लोग उस पूरी चीज को समझेंगे और अपने जीवन में उसको उसी तरीके से जो है अप्लाई भी करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए ये जो पूरा हमारा फेसबुक जो लाइव हो रहा है, इसमें जितने भी लोग देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि उनको ये बात समझ में आ पा रही होगी कि अच्छा क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है और किस तरीके से हम क्वेश्चनिंग कर सकते हैं और इससे किस तरीके के फायदे हैं। बगैर किसी पॉलिटिकल पार्टी, बगैर किसी पॉलिटिक्स में हम पढ़े हुए चीजों को बहुत अच्छे तरीके से अनपैक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पहले प्राइमरी लेवल पे जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट सुझाव है कि इस तरीके की चीजों को हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में ले जाएं, और उसके लिए फिर से वही बात है, जो हमारे कॉलेज के यूथ हैं, जो मैंने फिर से उनको बोला सोशल चेंज एजेंट के तौर पे काम वो करे हैं, तो जिस तरीके से वो समाज के बीच में जा रहे हैं और जिस तरीके से वो लोगों से सवाल कर रहे हैं, तो लोगों को भी ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि अच्छा इस तरीके से भी चीजों को हमें समझना पड़ेगा, इस तरीके से भी चीजों को देखना पड़ेगा। तो मेरे पास पहला जो एक सबसे बड़ी बात है, जैसे अगर हम देखें तो जो हमारे अपने उर्वशी मैम के जो खुद के सेशंस होते हैं, जिसमें ज्वाइन द डिस्कशन करके सीरीज रहती है, जिसमें उन्होंने बहुत तरीके के सोशल इश्यूज के ऊपर बात की है, जिसमें उन्होंने LGBTQ जो है उनके जो उनके राइट है उसके ऊपर समझिए उन्होंने जो पूरा सेशन लिया था। और मैंने पहली बार LGBTQ के ऊपर पूरी तरीके से चीजों को देखा था और उन लोगों को जो है लाइव सुना था। तो जब आप इस तरीके की चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, तो आप समझ पाते हैं उनके प्रति एक तरीके की एम्पैथी बिल्ड होती है, जो हम चीजों को समझ पाते हैं कि अच्छा कहाँ समस्या कहाँ है और ये क्यों हमें इस तरीके से चीजें देखनी चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को हम करें ताकि लोगों के बीच में जाएं और लोग इसको कर सकें। पहला मेरा रिस्पॉन्स ये है। आनंद सर। मैं दो चीजें बोलूंगा। बिंदु के लिए बोला, मेरे को थोड़ा समय भी मिल गया अपने थॉट कलेक्ट करने को, कि सबसे पहली चीज ये है कि जिन चीजों को हम प्यार करते हैं, जो हमारे हृदय के पास हैं, उन चीजों को हम क्रिटिकली देखना अवॉइड करते हैं। वो मेरे परिवार के लोग हो सकते हैं, वो मेरा धर्म हो सकता है, वो मैं किसी व्यक्ति जिससे मैं प्रेम करता हूँ वो हो सकता है। तो जहाँ जो चीजें हमारे बहुत पास हैं हम उनको क्रिटिकली नहीं देखते हैं, थोड़ा उनको क्रिटिकली देखना शुरू करने की जरूरत है सभी लोगों को। और इससे हो सकता है हमको अच्छी ही चीजें दिखाई दें। इसमें हमारी पॉलिटिकल एलिजेंसेस भी हो सकती हैं कि मैं किसी पार्टी को, मेरे को कोई पार्टी अच्छी लगती है तो मुझे उसका एक पूरा व्यू होना चाहिए कि अच्छा चीज ये है, शायद इसकी वजह से ये भी बुरा हो रहा है, और उसका एक पूरी ओपिनियन फॉर्म करना। ये एक जो क्रिटिकल, हम लोग बार बार क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं, तो इसको इस परिवेश में देखना। दूसरी चीज ये है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ उनसे बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा तो शायद मर्दों से बोल रहा हूँ, फिर अपर कास्ट मर्दों से बोल रहा हूँ, कि हम लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं, और जब हमारे पास प्रिविलेज है तो बहुत बड़ा सवाल ये हो जाता है कि अब प्रिविलेज है तो हम करें क्या। अब हम इस प्रिविलेज को छोड़ तो सकते नहीं है। अगर आदमी होने से मुझे प्रिविलेज मिल रहा है तो मैं क्या करूं, मैं आदमी होना नहीं बंद कर सकता। इस तरह के कई तरह के सवाल होते हैं। यदि हमारे पास प्रिविलेज है तो हमें दो काम करने हैं। सबसे पहला काम करना है कि हमें चुप होकर सुनना है जिनके पास प्रिविलेज नहीं है उनकी बात। अगर हमें नहीं समझ में आता हो कि आज के समय में हम जरूर ये ओपिनियन रख सकते हैं कि दलितों की तो कोई समस्या ही नहीं है, उनके पास, वो तो बोल रहे हैं उनको रिजर्वेशन भी मिलता है, तो हम एक बार चुप होके, अगर ऐसी हमको समस्या पता चली है तो हम उन्हें सुने और हम समझने की कोशिश करें कि हाँ, औरतों के मुद्दे देश में क्या है, दलितों के मुद्दे देश में क्या है, इनको समझने की पूरी तरह कोशिश करें। एक बार जब हम पूरी तरह से उन्हें समझ जाए, उसके बाद हम लोग उनके पक्ष में अगर आवाज उठा सकते हैं, उनकी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, इन मुद्दों की आवाज को बुलंद कर सकते हैं जो हमारे देश को और लोकतांत्रिक बनाएंगे, देश को और बराबर बनाएंगे, तो हम उनकी आवाजों को अपनी प्रिविलेज इस्तेमाल करके उन मूवमेंट्स को वो अपनी आवाज दें जहां पे उनकी जरूरत है। तो ये दो चीजें मैं कहूंगा करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। फेसबुक पर लोकाशीष CYC से हैं, उनका भी एक सवाल है और इसी में चाहे तो आप ऐड भी कर सकते हैं। हमने बाहर की बात की, इंस्टीट्यूशन के बाहर, बट विद इन इंस्टीट्यूशंस आल्सो, खासतौर पे अगर जो टीचर्स सुन रहे हों, विद इन इंस्टीट्यूशंस वो क्या रिफॉर्म ला सकते हैं, या इंस्टीट्यूशन के अंदर भी इंडिविजुअल लेवल पर वो क्या कर सकते हैं, अगर उसमें कुछ आइडियाज हो। मतलब पूरा एक
आपने जो स्फीयर क्रिएट किया ऑब्वियसली उसमें टाइम लगा, 8-10 साल का टाइम लगा, बट वो शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप इंस्टीट्यूशन में कहाँ हैं, आप कितना चेंज इफेक्ट कर सकते हैं। यदि आप ऐसी जगह नहीं है जहाँ चेंज इफेक्ट कर सकते हैं तो अपने लीडरशिप से बात करें और उनसे ये डिस्कस करें कि इस तरह की आप एक चेंज की बात कर रहे हैं। इसमें जो सैद्धांतिक या किसी भी तरह के प्रशिक्षण से रिलेटेड अगर कोई भी या मटेरियल से रिलेटेड कोई भी तरह की मदद चाहिए हो तो हमारी संस्था स्टडी हॉल एजुकेशनल फाउंडेशन बहुत ही ट्रांसपेरेंट, बहुत ओपन संस्था है। हमारे करिकुलम भी ओपन स्पेसेस में अवेलेबल है। तो इनफैक्ट उनके जो क्लासरूम सेशन है वो भी वीडियो के फॉर्मेट में अवेलेबल कराए जाते हैं। तो हमारी तरफ से तो मदद है ही है। इसके अलावा कई तरह के विचारक भी हैं। जब हम लोग क्रिटिकल पेडागोजी की बात कर रहे हैं तो कई विचारक हैं जिनको पढ़ा भी जा सकता है, तो पढ़ के भी कर सकते हैं, वीडियो वगैरह भी देख सकते हैं। जो सरकारी तंत्र में है, सरकारी दीक्षा प्लेटफॉर्म है, उसमें क्रिटिकल पेडागोजी का बहुत अच्छा मॉड्यूल दीक्षा प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो जो पॉले फरेरा की रीडिंग्स पे बना है, उनकी किताब है पेडागोजी ऑफ जी, तो उस पे भी बहुत अच्छा वो मॉड्यूल बना हुआ। तो कई तरह के रिसोर्सेज हैं, लेकिन आप जहां भी हैं आप उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में जानें। अगर हमारे साथ टच में आना चाहें तो हमारी वेबसाइट है बहुत ही सरल, chef.ngo, वहां पे जाएं और हमको जो है ईमेल लिखें। हम लोग भी अपना पूरा करिकुलम और जहां भी प्रशिक्षण देने होगा, किसी भी तरह से हमसे मदद हो पाएगी, हम लोग देने के लिए हमेशा ही तत्पर हैं। इसको जरा थोड़ा सा मैं एक कदम और आगे बढ़ के जरा इसको बताना चाहूंगा कि जो भी इस तरीके के लोगों के सवाल हैं कि हम क्या करें, तो मुझे लगता है कि पहले तो हमें खुद को जो है क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी। पहले हमें खुद से सवाल पूछने पड़ेंगे कि हमने अपने आप को किस तरीके का हम ये काम देखना चाह रहे हैं, या किस तरीके का हम लोगों के अंदर परिवर्तन दिखना चाह रहे हैं। तो जब हम खुद से जरा सवाल करके अपने आप को जो हमारी कंफर्ट आपकी पोजीशन है उससे बाहर निकाल के जब हम लेके आ पाएंगे, क्योंकि देखिए जैसे ही आपने ये क्रिटिकल थिंकिंग की बात शुरू की, बच्चों से जो है सवाल पूछने शुरू किए और बच्चों के अंदर आपने उनको इतनी आजादी दी कि वो आपसे सवाल पूछ पाए, तो आपकी भी जो आपकी जो एक कंफर्ट पोजीशन है उससे आप डिसकंफर्ट की तरफ जाएंगे। तो पहले तो आपको इसके लिए पूरी तरीके से मेंटल तौर पे आपको खुद भी तैयार रहना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर मैंने ये बात बोली एक बार कि मैं छोटी सी एक बात बताऊं कि मैं होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर बात कर रहा था, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था क्लास के अंदर कि देखिए ये जो है आया है और ये कितना अच्छा ये बुरा है। तो एक बार मुझे आज भी याद है कि मुझसे एक बच्चे ने सवाल किया कि आपकी सर अभी आपके घर पे छोटी बच्ची पैदा हुई है और अगर 20 साल बाद वो अगर खुद को इस तरीके से देखती है तो आपका क्या फैसला होगा? अगर वो जो है होमोसेक्सुअलिटी की तरफ जाती है तो आप उसको क्या उसको मना करेंगे या आप उसको जाने देंगे? तो देखिए ये इस तरीके के कुछ सवाल होते हैं जिससे आप खुद भी जो है परेशान हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी इस तरीके की आप चीज करें तो पहले खुद अपने आप को तैयार करके पूरी तरीके से आप जो है जाएं बच्चों के बीच में, और नो डाउट इसको पूरी तरीके से किया जाना चाहिए। बाकी आनंद सर ने जो बात बताई कि हमारी फाउंडेशन या आप खुद जो है जो हमारा अभी जागृत है या जो हमारा बेवजह संस्था है, ये भी इसी तरीके से काम कर रहा है। मस्तो सर और दिव्यांशु सर ने अपने बारे में नहीं बताया, ये लोग खुद भी इसी तरीके के डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर, क्लास, कास्ट, जेंडर के ऊपर बहुत खूबसूरत और बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। थैंक यू सर। फेसबुक पर एक सवाल और आया है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। संगीता जी हैं, उन्होंने सवाल किया है कि घर में कैसे डिस्कशन किया जाए, जो लोग हमारे करीबी हैं, जो हमारे परिवार वाले हैं, उनसे बात करना बड़ा मुश्किल है, उनके साथ कैसे बातचीत शुरू की जाए। आई मीन पर्सनली तो हाँ मैं कहूँगा मैं भी ये चीज़ फेस करता हूँ और शायद हमें से कई लोग हैं जो इस चीज़ से फेस किए हैं, तो उस पर अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। मुझे लगता है इसका आंसर आनंद सर बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि अभी आनंद सर एक इसी कन्वर्सेशन में हैं। मतलब वो एक अपने कजिन के साथ जो है इसी तरीके का उनका कन्वर्सेशन चल रहा है। तो आनंद सर मुझे लगता है कि वो जो हमारी आपकी बात होती है जिसमें आप अपने भाई के बारे में बताते हैं, तो वो एक बार मुझे लगता है कि आप उससे चीजों को बता सकते हैं। तो मैं बहुत ही सरल जवाब दूंगा। मैं कहूंगा कि देखिए यूजुअली वही हो जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी के या लीडर्स के ऊपर हम लोग बढ़ जाते हैं। उसको उस पे फोकस ना करके यदि आप मुद्दों पे बात करें, जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रांग होने की जरूरत है, मे बी पॉलिटिकल पार्टीज पे ज्यादा वो होना चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए, उनको आरटीआई के अंडर आना चाहिए, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज होने चाहिए। मुझे नहीं लगता डेमोक्रेसी में कोई भी व्यक्ति उस पर मना करेगा। तो बहुत सारा कॉमन ग्राउंड है, असली मुद्दे हैं और असली मुद्दों से रिलेटेड डेटा है। इसको पॉलिटिसाइज करने की जरूरत ही नहीं है।
जैसे मैंने आपको अभी एक सरल सा वो बताया था कि हमारे देश की कितनी लड़कियां हैं जिनको पैदा नहीं होने दिया गया, इतना बड़ा नंबर है, इतनी लड़कियां गायब हैं। इस तरह की चीजों के लिए हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी किसी भी तरह की बहस में पड़ने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति मानेगा। तो जब बात करें तो कोशिश करें कि किसी पार्टी का, किसी नेता का नाम ना लें, सिर्फ मुद्दों पे बात करें। बहुत जरूरी है इस तरह की बात करना और लोगों को यहाँ पे लेके आना कि क्या सही मुद्दे हैं इस समय, जबकि हमारे पास मीडिया डिसफंक्शनल है और हम लोग बहुत सारा मीडिया कंजम्पशन ट्विटर और फेसबुक और सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं। बहुत जरूरी है सबको वापस याद दिलाना कि असली मुद्दे क्या हैं। और इस पे तो हिमांशु सर ने बोला नहीं, बट हिमांशु सर की तो पूरी पीएचडी इसी पे है कि मीडिया में किस तरह की चीजें चला करती हैं कि अभी कुछ भी बोलना मेरे को लगता है सबको पता है कि अभी इस समय जब हम लोग अपने जीवन के एक ऐसे काल से जा रहे हैं जो शायद ही किसी ने 100 साल तक नहीं देखा है। इसके पहले 1919 में देखा गया था। पैंडेमिक चल रहा है, हमारी देश की आर्थिक स्थिति खराब है, मेडिकल सिस्टम बिल्कुल क्रम्बल कर रहा है। इस समय हमारी न्यूज की खबरों में क्या चल रहा है हमारे यहाँ के जो सबसे बड़े दैनिक है, अगर आप हम उसको खोलें तो जो एक्चुअल पैंडेमिक की न्यूज होती है, अब वो सिंगल कॉलम स्टोरी ऑन द राइट हैंड साइड छोटी सी आती है, जो हमारे यहाँ अभी चल रहा है, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग भी शायद नहीं है कि अब सबको पता है कोरोना चल रहा है, ये हो रहा है, तो दूसरी चीजों पे बात हो रही है। लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे मुद्दे हैं। असली मुद्दों पे मुझे लगता है जब तक आप बात करेंगे, पार्टी लाइंस पे नहीं जाएंगे, तब तक मुद्दा करने की जरूरत है। इसके अलावा मैं एक चीज और भी बोलूंगा कि जो चीजें मैंने बोला था, जो चीजें हमारे प्यारी होती हैं उनको हम क्रिटिकली नहीं देख पाते हैं। धर्म उनमें से एक ऐसी चीज है जिसपे कई बार बहुत चर्चा होती है। धर्म, देखिए, हमेशा याद रखें, किसी को क्रिटिसाइज भी करते हैं अगर धर्म के बारे में, कोशिश करें, धर्म किसी का बुरा नहीं है, वो एक प्यार का मामला है और उसको धर्म को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करने की जरूरत है। धर्म पे बहस नहीं करनी चाहिए और धर्म क्योंकि विश्वास पे बना है, तो मैं ये भी कहूंगा ये समय ऐसा है कि हमारे पास धर्म को लेके भी एक नफरत है, जो बहुत ही अजीब चीज है कि हम किसी धर्म को नफरत कर सकते हैं या अपने ही धर्म से नफरत कर सकते हैं कि ये गलत है। तो धर्म को धर्म की जगह रहने दे। धर्म सिर्फ प्यार का संदेश है। जब कोई नफरत का संदेश आपको दे रहा है तो वो धार्मिक व्यक्ति है ही नहीं, उसमें वो आपके स्पिरिचुअल एक सेंस से बहुत ही दूर है। तो उन सब मुद्दों से भी दूर है, धर्मों की भी चर्चा ना करें, असली मुद्दों की बात करें। औरतों के मुद्दे हैं, दलितों के मुद्दे हैं, गरीबों के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे हैं, इन पर चर्चा करें। शिक्षा का मुद्दा है, देश में शिक्षा कहाँ पे है, अभी कैसी स्थिति है, सरकारी स्कूल में कौन बच्चे जाते हैं। यदि अगर हम एक सिंपल सर्वे करना चाहें, कोई भी अखबार अभी हमारा नहीं पब्लिश कर रहा है कि सरकारी स्कूलों की कास्ट कॉम्पोजिशन क्या है, हम लोगों ने किया है, हम लोग जिन स्कूलों में काम कर रहे हैं, और ये बहुत ओपनिंग डेटा होगा जिस दिन आपको पता चलेगा कि सरकारी स्कूल में किस जाति के, किस वर्ग के बच्चे पढ़ रहे हैं, क्यों वहां पे जो है रिफॉर्म्स नहीं हो पा रहे हैं, क्यों कोई भी गवर्नमेंट आके उस पे काम नहीं करना चाहती। तो बहुत सारी चीजें उसमें कॉन्शियसनेस डेवलप होगी। इस तरह की इंफॉर्मेशन को सीक आउट भी करें, और हैं अगर ढूंढेंगे तो हमारी जैसी कई संस्थाएं हैं जो इस तरह का डेटा पब्लिश भी कर रही हैं। मैं थोड़ा सा इसमें एक बात और आपको जोड़ना चाहूँ, जैसे मेरा अपना व्यक्तिगत जो आपका जो सवाल था कि हम क्या करें इसकी क्वेश्चनिंग हो, तो जब मेरी मैरिज हुई तो मेरे घर में पितृसत्ता जो है बहुत ज्यादा, वो सामान्य तौर पे हमारे सारे भारतीय समाज में बहुत ज्यादा देखने को मिलती। तो मेरे पिताजी का जो था कि वो पत्नी जो है वो पर्दा करें, और मेरी पत्नी जो है वो खुद भी जो है मेरा नाम नहीं लेती, इवन मेरी लव मैरिज है इसके बावजूद जो है वो नाम नहीं लेती। तो हुआ ये कि धीमे धीमे मैंने पहले लेवल पे अपनी पत्नी से बात करना शुरू किया कि भाई मेरा जो है नाम इतना अच्छा मेरे पिताजी ने रखा है, इसको लेने में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो और इसी तरीके से फिर मैंने पापा से दूसरे लेवल पे बात करनी शुरू की, पापा मम्मी से, कि पर्दा आप देखने लड़की को आप गए थे, तब आपने लड़की को चला के, बैठाल के, उठा के सब चीजें देखा, फिर आपने रिसेप्शन किया तो वहां पे लड़की को दोनों को आपने पूरी दुनिया को दिखाया। फिर लड़की जो है जब पर्दा कर रही है तो इस तरीके के कुछ ऐसे सवाल जिसके थ्रू चीजों को, लोगों को सोचने के लिए मजबूर करें। तो मुझे लगता है जब इस तरीके के बहुत व्यवहारिक सवाल आप करते हैं तो लोगों के अंदर नो डाउट बदलाव आएगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा रुक करके, ठहर करके, एक कदम अपनी जगह पे जहां खड़े उससे पीछे हट करके जरा देखेंगे तो इस तरीके के सवाल आप निकाल पाएंगे और फिर जो है लोगों को सोचने के लिए मजबूर भी कर पाएंगे।
इसमें जो आनंद सर ने शुरू में बोला था, मैं उसको वापस से एक बार कनेक्ट भी कर दूं कि जब आपने बात की थी कि वो वैल्यूज एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा, वो यूनिवर्स ऑफ एम्पैथी जो है, आई थिंक हमारे करीबी लोगों के साथ हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ अगर होगी तो वही है हमारी जो शेयर्ड वैल्यूज और जो शेयर्ड एम्पैथी है, जो हमारा लगाव है, वो एक बहुत अच्छा मीडियम भी हो सकता है इस तरह की बातचीत को शेयर शुरू करने का। हम हमेशा इस मुद्दे पर जाते हैं कि हमारा करीबी है तो इस तरह का क्यों सोच रहा है, हम उसको पर्सनल ले लेते हैं। तो आई थिंक उससे भी थोड़ा बच के रहें कि इंसान क्यों सोच रहा है, आप उसको महसूस करिए और उसके थ्रू आप जानने की कोशिश करें। तो एम्पैथी एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है उस चीज़ को समझने का कि वो इंसान ऐसा क्यों सोचता है और कैसा है। और एक दिन में कोई चेंज नहीं आएगा, प्लीज़ उसकी कोशिश कभी ना करें कि आप एक दिन में सब कुछ बदल के रख देंगे, ठीक है। सो आई थिंक आज का डिस्कशन बस हमारा इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने हमें टाइम दिया। दिव्यांशु सर, दिव्यांशु सर बस एक क्लोजिंग हाँ रिमार्क जो है मेरी तरफ से जरा मैं बोलना चाहूंगा कि मस्तूर सर ने जो अभी और दिव्यांशु सर ने बताया कि जिस समय ये हमारे कॉलेज में आए थे तो इन्होंने जागृत प्रोग्राम जो है रन किया था। तो उस प्रोग्राम में बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो थी हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर जो है बात की थी, जिसमें इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान क्यों बना उसके ऊपर छोटी सी वर्कशॉप की थी। और उसको उन्होंने खुले मैदान में बच्चों को बैठाल करके उनके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन रखी थी, परिस्थितियां रखी थी कि अच्छा आप बताइए कि ये जो है अगर आप 5-10 लोग कहीं गए हैं और आप इस तरीके से कहीं फंस गए हैं तो आपके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस हैं और आपके पास डिफरेंट एज ग्रुप के जेंडर के लोग हैं, तो आप किस तरीके से चीजों को संसाधन को बांटेंगे। तो देखिए होता क्या है कि जो हम क्लास में क्रिटिकल डायलॉग को करते हैं और जो आपकी वर्कशॉप थी उससे बच्चे बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाए, क्योंकि वर्कशॉप जितनी भी कार्यशालाएं होती हैं उसकी अपना एक अलग फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट में बच्चे बहुत प्रैक्टिकल जो उनके पास इस तरीके की सिचुएशन होती है, प्रॉब्लम होती है, वो रखी जाती हैं। और जब वो छोटे छोटे ग्रुप में बात करते हैं तो देखिए क्लासरूम की अपनी लिमिटेशन है, हमें 50 मिनट में 1 घंटे में वो चीज खत्म करनी है, लेकिन वर्कशॉप में जब चीजें आप कर रहे होते हैं तो हमारे पास समय ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बच्चे उसके साथ बहुत अच्छे तौर पे कनेक्ट हो पाते हैं और उस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तौर पे देख सकते हैं। दूसरा, जब पूरी वर्कशॉप खत्म हो गई थी, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था जिसमें आपने बच्चों को उनकी जो आपकी ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उसके ऊपर भी आपने बताया था और बच्चों को समाज के बीच में बात करने के लिए कहा था जाकर के, जिसमें छोटे छोटे आपने टास्क दिए थे कि अगर किसी बच्चे को चाइल्ड लेबर है तो उससे बाहर निकालिए, अगर चाइल्ड मैरिज कहीं हो रही है तो उसको रोकने की कोशिश करिए। तो जब बच्चे इस तरीके की चीजें करते हैं तो एक तरीके की ओनरशिप बिल्ड होती है, उनको ये भी समझ में आता है कि अच्छा समस्या है और समस्या पे काम करने की जरूरत है। तो नो डाउट दिव्यांशु सर और मस्तूर सर जो आपका बेवजह के द्वारा और जो आपकी दूसरी संस्थाएं हैं उनके द्वारा ये जो पूरा जागृत प्रोग्राम शुरू किया, ये अपने आप में बहुत बहुत अच्छा अनुभव था। बच्चों का बहुत अच्छा इसके लिए फीडबैक है, बल्कि वो हमेशा तैयार रहते हैं कि इस तरीके के काम हो और वो उसको आगे भी करते रहते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। उसी का एक्चुअली नतीजा है कि किस तरह से अभी भी वो जो हमारे साथ स्टडी हॉल डिग्री कॉलेज के 25 युवा हैं वो भी जुड़े हुए हैं और फेज़ 2 में उन्होंने जो अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स उठाए हैं कि वो किस तरह से अपने समुदाय, अपने समाज में जाकर काम करना चाहते हैं, जिसमें जेंडर बेस्ड वायलेंस से लेकर सेक्सुअलिटी एजुकेशन और SRHR के मुद्दों पर अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। और उन्होंने जो कंडीशन बताई है कि जिस तरह के गाँव और मोहल्ले हैं कि वहाँ पर आज तक बात ही नहीं हुई है, इतना हीटेड टॉपिक चल रहा है इस समय पूरे देश में, हाथरस के ऊपर डिबेट हो रही है, बट उनके गांव में कोई कुछ नहीं बात कर रहा है, कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो इस तरह की डिस्कशन वो शुरू करेंगे और वो करना चाहते हैं और हम तो बस मतलब हम खुद उनसे सीख रहे हैं बहुत कुछ। सो आई थिंक इसमें आपके कॉलेज का भी बहुत बड़ा हाथ है कि हमें वो पक्की ज़मीन मिली थी जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और आपने जो हमें समय दिया, हमने थोड़ा ज़्यादा ही समय लिया है बट थैंक यू। बहुत सारे सवालों का जवाब दिया आपने और बहुत कुछ पर्सनली मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। मस्तूर भाई, आप कुछ ऐड करना है? नहीं, मुझे कुछ ऐड नहीं करना है और मतलब बड़ा मजा आया। बीच बीच में कई बार मन कर रहा था कि मैं कूद कूद के आ जाऊं और कुछ कुछ चीज़ों ऐड करूं, पर बड़ा सुंदर था। मैं कॉपी पेन लेके बैठा था और आनंद सर की बहुत सारी बातों को मैं नोट कर रहा था और मुझे, और सबसे सुंदर बात है कि पूरी बातें बहुत ही सरल शब्दों में हुई हैं कि एकदम जो एकदम कोई एक नया कोई जो इस विषय पे काम नहीं कर रहा है, एकदम घर में रहने वाले लोग भी इस विषय पे जब ये संवाद सुनेंगे तो वो इनसे कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं और अपने अपने जीवन में भी वो उसको लागू कर सकते हैं। तो इस बातचीत की सबसे सुंदरतम
बात ये थी। और बहुत बहुत शुक्रिया आनंद सर आपका भी और हिमांशु सर आपका भी, और होप हम